अध्याय 651 स्वर्ग का रास्ता और खूनी घाव भाग 3। एक अद्भुत दृश्य सामने आया। पहले से ही लंगड़ी और लगभग मृत कयिर ने अचानक आवेग में आकर अपने शरीर को लोंग हाओचेन के बगल में धकेल दिया, जिससे एक झपट्टा मारने वाली काप के करीब हरकत हुई। इस गतिविधि के बीच में उसका दाहिना हाथ अंततः प्रकाश के उस द्वार में घुस गया, लेकिन इससे उसकी शेष सभी क्षमताएं समाप्त हो गईं। जैसे ही उसने प्रकाश द्वार के सामने अपना हाथ बढ़ाया, कयिर की आंखें चौड़ी हो गईं, पहले से ही रोशनी से रहित। उसी समय जैसे ही उसका दाहिना हाथ प्रकाश के द्वार के संपर्क में आया, वह द्वार अचानक चमकदार हो गया, जिसने कयिर और लोंग हाओचेन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और वे अंदर गायब हो गए। जैसे ही कयिर और लोंग हाओचेन गायब हो गए, आशा की धुंधली चमक की दृष्टि में सभी कदम भी गायब हो गए। स्थान मुड़ गया और अपवर्तित हो गया, और अगले ही पल में छठी मंजिल ने अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। एकमात्र अंतर ये था कि कयिर और लोंग हाओचेन वहां बिल्कुल भी नहीं थे। कयिर की दयनीय स्थिति और उन्मादी स्थिति के कारण हर किसी की सांसें अटक रही थीं। उनके मन में केवल एक ही विचार बचा था कि कयिर ने इसे बनाया है। वह शानदार रोशनी लगातार घूमती रही और लोंग हाओचेन और कयिर को एक सुनहरे रंग की दुनिया में ले आई, जो अक्षय सुनहरी किरणों से भरी हुई थी। खून के हल्के निशान हवा में सफेद और दागदार हो गए, और तेज रोशनी के धब्बे कयिर के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अंदर घुस गए। यहां तक कि उसके आंचल पर लगा खून भी उस तेज रोशनी के कारण पीछे की ओर उड़ गया और धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर चला गया। कयिर का दाहिना हाथ अभी भी आगे बढ़ रहा था। लोंग हाओचेन ने उसे कसकर अपने आलिंगन में ले लिया था, जैसे कि उसे डर था कि वह अपना शरीर गिरा देगा। कयिर के शरीर पर चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं और सभी अपूर्ण हिस्से सभी दिशाओं में बिखर गए, गायब हो गए। केवल उसकी फटी हुई स्कर्ट ही ठीक नहीं हुई। उसके चेहरे का भाव अभी भी दृढ़ था, भले ही उसकी सारी रोशनी चली गई हो। सुनहरी दुनिया में एक गहरी आह के बाद एक बुरी आवाज सुनाई दी। क्या वह वास्तव में योग्य था? सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और कयिर, जो लोंग हाओचेन को अपनी पीठ पर उठाए हुए थी, जमीन पर लेट गई। वह उस समय के बारे में सपना देख रहा था जब वे दोनों दानव कातिलों की प्रतियोगिता के लिए पवित्र शहर में मिले थे। वे हाथ पकड़े हुए थे और सराय की ओर उस सड़क पर एक साथ चल रहे थे। वह रास्ता अचानक अंतहीन लगने लगा। चाहे वे कितनी भी दूर चले, वे सराय तक नहीं पहुंचे। लेकिन वे बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि एक दूसरे के हाथों की गर्माहट का आनंद ले रहे थे। उसके हाथ में जमीन को छूने वाली रीढ़ की आवाज कयिर की दुनिया में गूंजती रही। हर बार जब वह लोंग हाओचेन की ओर देखती थी, तो उसे उस बेहद आकर्षक और गर्मजोशी भरी मुस्कान की एक झलक मिल जाती थी। उनकी जिंदगी उलझती जा रही थी। ऐसा लगता था कि सारा दर्द हमेशा की तरह भुला दिया गया है। लेकिन कई चीजें अक्सर जो कोई चाहता था उससे अलग हो जाता था। आगे का रास्ता भ्रामक हो गया और अगले ही पल सारा परिवेश सुनहरे रंग में बदल गया। कयिर घबरा गई। उसने लोंग हाओचेन का हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, हाओचेन, हाओचेन। जागा हुआ कयिर अचानक उठ बैठा और उसकी नजर तुरंत लोंग के पीले हाथों पर पड़ी। हाओचेन ने उसकी छाती के चारों ओर घेरा और उसने तुरंत उन्हें कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर को वास्तव में अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, और यहां तक कि उसकी सारी आंतरिक और बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी वापस आ गई थी। उस कठोर दर्द की कुछ यादें जो उसने पहले अनुभव की थीं, अब भी बनी हुई हैं। उसकी स्कर्ट का किनारा अभी भी बहुत पहले से फटा हुआ था, और वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसका शरीर जबरदस्त तरीके से हिल रहा था। अभी अभी उसने जो कुछ किया था उसे याद करते हुए कयिर ने चारों ओर देखते हुए अपना सिर उठाया। ये टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल होनी चाहिए, है ना? जहां तक नजर जा रही थी, सब कुछ सुनहरे रंग का था। टावर ऑफ इटर्निटी की 6ठी मंजिल की तुलना में ये स्थान आयतन में बहुत छोटा था। गोलाकार हॉल का व्यास लगभग 30 मीटर था। यह एक गुंबद था जो कुल 20 स्वर्ण स्तंभों से घिरा हुआ था। सतह, गुंबद और आसपास के सभी स्तंभों में अनगिनत सुनहरे जादू के सेट मौजूद थे। हॉल के फर्श पर एक बड़ा सुनहरा शतभुज बना हुआ था, जिसमें से हल्की सुनहरी धुंध ऊपर उठ रही थी। शतकोण के मध्य में एक बड़ा ताबूत खड़ा था। 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा ये ताबूत विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित था, और न केवल रत्न बल्कि जादुई जानवर, जादू के क्रिस्टल और मनुष्यों की आत्मा की गोलियां भी, जिनमें से कोई भी 9वें चरण से नीचे नहीं थी। तो ये टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल थी, जो नेक्रोमेंसर संत स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स का शाश्वत विश्राम स्थल था। कयिर अधीरता से खड़ा रहा। यहां आने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद वह लोंग हाओचेन को पुनर्जीवित करने का एकमात्र मौका पाने के बीच में थी। लेकिन अलेक्स कहाँ था? क्या वह सचमुच योग्य था? अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंज उठी।
कय्यर ने अपने सामने उस बड़े ताबूत को देखकर अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। उस ताबूत के ऊपर से और आसपास के आकाश में धीरे धीरे एक सफेद धुंध छा गई। बहुत जल्दी ये सफेद धुंध एक मानव के रूप में बदल गई, जो पिछली सभी मूर्तियों की तरह ही दिख रही थी। केवल उसके शरीर का निचला हिस्सा नहीं था, जिसे केवल उस सुनहरे ताबूत से जोड़ने वाली धुंध द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एक बूढ़ा चेहरा जो दिखने में बेहद भावुक था, उसकी नज़र कय्यर की ओर कोमल थी। उसने हल्की सी आह छोड़ते हुए एक बार फिर पूछा, क्या वह सचमुच इसके लायक था? वह था। क्या आप अलेक्स स्लीपिंग कैलामिटी हैं? कय्यर ने दृढ़ निश्चय से पूछा। अलेक्स ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैं वास्तव में नेक्रोमेंसर संत और स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स हूँ। क्या ये सचमुच इसके लायक था? कय्यर ने अपनी भौहें बुनी, निस्संदेह ये योग्य थी। अलेक्स ने गहरी आह भरी, कितनी अच्छी लड़की है। मैंने नहीं सोचा था कि आप अंततः उन सभी परीक्षणों को पूरा करने में सक्षम होंगे जो मैंने उन वर्षों में स्थापित किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरी नज़र में सबसे अस्वीकार्य गुण आपका शुद्धिकरण गुण है, इसलिए लगभग कोई रास्ता नहीं है कि आप मेरी विरासत को प्राप्त कर सकें। ये सुनकर कय्यर तुरंत बहुत चिंतित हो गया। उसे विरासत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित कर पाएगी। यदि अलेक्स लिगेसी की शक्ति उधार नहीं ली जा सकी, तो क्या उनके सभी प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? मैं आपकी शक्ति विरासत में लेने को तैयार हूं। आपने संदेश छोड़ा कि जब तक कोई टावर ऑफ इटर्निटी की इस 7वीं मंजिल तक पहुंच सकता है, वे आपका स्वागत कर सकते हैं ना आप विरासत। मुझे मत बताओ कि ये शब्द मायने नहीं रखते, कय्यर ने हठपूर्वक कहा। अलेक्स ने एक फीकी मुस्कान दिखाए, मैंने अपने जीवन के वर्षों में कभी किसी को मुझे उस स्वर में संबोधित करते नहीं सुना। और तुम अब भी मेरी शक्ति विरासत में पाना चाहते हो? कय्यर ठिठक गया, धीरे धीरे अलेक्स के सामने घुटने टेककर उसकी ओर झुक गया। मुझे क्षमा करें, मास्टर। मैं गलत था। मुझे आशा है कि मुझे आपकी शक्ति विरासत में मिल सकती है। आपके पास कोई रास्ता होना चाहिए ना? अलेक्स की आंखें छलक उठी। ये सब आपकी पीठ पर लदे इस बच्चे की खातिर। यह मेरा मूल उत्तराधिकारी होना चाहिए, है ना? कय्यर ने एक शब्द भी नहीं बड़बड़ाया, केवल लगातार अलेक्स की ओर झुकती रही। उसका माथा तेजी से लाल हो गया। अलेक्स ने अपना हाथ लहराया और तुरंत कय्यर के शरीर को सहारा देते हुए जमीन से सुनहरी रोशनी की एक धारा निकली। आपने अपना सिर काफी हद तक जमीन पर मार लिया है। सचमुच मेरे पास तुम्हें अपनी शक्ति का उत्तराधिकारी बनाने का एक तरीका है, लेकिन यदि यह आपको विरासत में मिला है तो आपकी मूल शुद्धिकरण शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और परिणामस्वरूप आपका शरीर सड़ जाएगा, बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह बन जाएगा। ये शुद्धिकरण शक्ति मूल रूप से मेरी नेक्रोमेंसी शक्ति के साथ पूरी तरह से असंगत है। क्या आप अभी भी इच्छुक हैं भले ही सब कुछ वैसा ही हो जाए? यदि आप अपनी सुंदरता खो देते हैं तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि भले ही आपकी पीठ पर वाला व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाए, फिर भी वह आपको पसंद करेगा? मैं तैयार हूं, कय्यर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। क्या आप चिंतित नहीं हैं? जैसा कि उसने पूछा, अलेक्स लगभग अस्वस्थ लग रहा था। कय्यर ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया, मुझे चिंता नहीं है। तो कृपया शुरू करें। अलेक्स ने लॉन्ग हाओचेन पर गहरी नजर डाली। उसकी नजर बहुत भावुक हो गई, जिससे धुंध से बना शरीर थोड़ा विकृत हो गया। काफी समय बाद उसने शांति से उत्तर दिया, उसका दिल पहले ही नष्ट हो चुका है, जिससे उसे जीने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि उसकी आत्मा बरकरार है, लेकिन उसे पुनर्जीवित करना बेहद मुश्किल होगा। सबसे पहले आपको एक ताज़ा और जीवंत दिल की आवश्यकता होगी। कय्यर ने अलेक्स को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके शरीर पर जंजीरों को हटाकर उसने सावधानी से लॉन्ग हाओचेन को जमीन पर रख दिया और उसे सुनहरी जमीन पर लिटा दिया। उस पर गहरी नजर डालते हुए और धीरे से उसके पहले से ही रक्तहीन चेहरे को सहलाते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और हल्के से उसके माथे को चूमा। हालांकि यह माथा अब गर्म और बर्फ जैसा ठंडा नहीं था, फिर भी यह उसे एक जीवित व्यक्ति का एहसास देता था। उसके प्यारे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दे रही थी। कय्यर खड़ी हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया जो काली रोशनी से चमक रहा था, जैसे ही डेथ गॉड की सिकल उसकी हथेली में दिखाई दी। आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल उसे ही आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए। कृपया उसे जीवन में वापस लाएं। जबकि दिल के लिए कय्यर मुस्कुराया, ईमानदारी से भरा हुआ। इस क्षण में वह असंख्य खिले हुए फूलों की तरह मनमोहक लग रही थी। यहाँ तक कि नेक्रोमेंसर सेंट अलेक्स भी, जो पहले से ही कई हजार वर्षों से सोए हुए थे, उनकी मुस्कुराहट को देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। कृपया मेरा उपयोग करें।
काली रोशनी की एक चमक में कयियर के हाथ में डेथ गॉड की दरांती चमक उठी, जिसने अपने तेज ब्लेड को उसकी छाती पर निर्देशित किया। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपना दिल सही सलामत निकालकर उसके स्थान पर रख सकेगी। यह एक आदर्श अंत प्रतीत हुआ। इस तरह वह हमेशा उसके साथ रह सकेगी। यही वजह है कि उसकी मुस्कान सच्ची थी। वह पहले से ही महसूस कर सकती थी कि दरांती का ठंडा ब्लेड उसकी त्वचा में छेद कर रहा है और बस एक पल में उसका ब्लेड उसकी छाती को काट देगा, और उसने सावधानी से उसे बाहर निकाला। दिल अनुमति नहीं। नीचे से सुनहरी रोशनी की लहरें उठीं, जो डेथ गॉड के सिकल से टकराकर विशाल हथियार को छीन ले गईं। हालांकि कयियर की छाती के बीच में अभी भी खून का निशान दिखाई दे रहा था। एलेक्स ने गुस्से में घोषणा की, क्या लड़की है? क्या वह सचमुच इस लायक है कि आप उसके लिए ऐसा कुछ करें? क्या आप नहीं जानते कि इस पवित्र करने वाले पत्ते में आत्मा को शुद्ध करने का गुण होता है? भले ही आप स्वयं पर इसका प्रयोग करने वाले एकमात्र व्यक्ति हों, यदि आपकी जीवन शक्ति इससे प्रभावित हो जाती है तो अपरिहार्य मृत्यु हो जाएगी। कोई भी ताकत आपको वापस जीवन में लाने में सक्षम नहीं होगी। अध्याय 652 वे जीत गए। कयियर ने लॉन्ग हाओचेन को गहरी भावना से देखा। तो क्या हुआ? मेरा दिल उसके साथ होने के कारण उसे पुनर्जीवित करना मेरे लिए पहले से ही काफी है। मैं तुम्हारी खातिर मरने को तैयार हूं। मुझे यह मत बताओ कि मेरे अलावा यहां तुम्हारे पास एक और दिल भी है। मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि उसे पुनर्जीवित किया जाए। एलेक्स चुप हो गई। उसकी आंखों में आंतरिक संघर्ष दिख रहा था, लेकिन अभी कयियर, जिसका ध्यान लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित था, ने ध्यान नहीं दिया। काश वह लड़की जो उसे उन दिनों मिली थी तुम्हारे जैसी होती। तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वह तो केवल उसका पीछा करके ही मृत्यु को प्राप्त होता। भले ही सब कुछ मृत्यु के साथ समाप्त हो जाए, कम से कम वह एक सुखद अंत होगा। एलेक्स ने जो शब्द बुदबुदाए, उसने कयियर को आश्चर्य से जगा दिया। उसने अपना सिर उठाते हुए जोर देकर कहा, कृपया मेरे दिल का उपयोग करें। एलेक्स ने अचानक उसकी बात काट दी। बच्चे, इतनी जल्दी मत करो। चलो कुछ करते हैं। चलो शर्त लगाते हैं। यदि आप जीतते हैं तो मैं उसे पुनर्जीवित करने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन यदि आप हार जाते हैं तो बस उसे छोड़ दें और अपने सभी विचारों और प्रयासों को मेरी शक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित करें। हालांकि मुझे आप पर शुद्धिकरण का गुण पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आपका चरित्र पसंद है। मैं पुट नहीं ले रहा हूं। कयियर ने जोर से अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं भुगतान के रूप में उसके साथ शर्त लगा सकूं, क्योंकि मैं हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलेक्स ने रुखाई से उत्तर दिया, फिर वह आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इस क्षण में उसके पास वास्तव में नेक्रोमेंसर सेंट एलेक्स का प्रभावशाली आचरण था। अपने हाथ की एक लहर में कयियर को अपने पूरे शरीर में बेहद तनाव महसूस हुआ। पहले से ही उसका पूरा शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था, और यहां तक कि उसके हाथ में मौजूद डेथ गॉड की दरांती भी दब गई थी और अपने शरीर में वापस आ गई थी। सुनहरी रोशनी से खींचकर वह एलेक्स की ओर खींची चली गई। तुरंत परिवेश बदल गया और सब कुछ चमत्कारिक रूप से बदल गया, भ्रामक हो गया, फिर भी महत्वपूर्ण हो गया। कयियर को आश्चर्य हुआ कि वह न केवल हिलने डुलने में असमर्थ थी, बल्कि थोड़ी सी भी आवाज निकालने में असमर्थ थी और थोड़ी सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा लगाने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा जम गई हो। एलेक्स अपनी तरफ तैरता रहा और चमकदार रोशनी की परत दर परत बिखेरता रहा। लॉन्ग हाओचेन की ओर से एक और कयियर प्रकट हुई, जिसके सीने में एक छेद था और उसका दिल खो गया था। तुरंत उसके दाहिने हाथ ने अपनी तर्जनी को लॉन्ग हाओचेन के शरीर को छूते हुए उसकी ओर इशारा किया। फिर उसके शरीर के घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गए। सुनहरी रोशनी के तीव्र उतार चढ़ाव के बीच उस पर लगा सोने का पिघला हुआ कवच हटा दिया गया, और कयियर की भावनात्मक निगाहों के तहत लॉन्ग हाओचेन की पीली त्वचा ने धीरे धीरे अपना रंग वापस पा लिया। ये सब सचमुच बहुत चमत्कारी था। लॉन्ग हाओचेन को वापस जीवन में लाने के लिए एलेक्स को केवल अपने हाथ बढ़ाने की जरूरत थी। कयियर के दिमाग में एलेक्स की आवाज गूंज उठी, मैंने अस्थायी रूप से उस स्थिति का अनुकरण किया है जहां वह था। मुझे जीवन में वापस लाया जाएगा। अब मान लीजिए, जब उसे पता चलेगा कि उसे पुनर्जीवित करने के लिए आपके दिल का इस्तेमाल किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कयियर की उत्तेजना की मूल भावनाएं तुरंत बदल गईं। उसने एलेक्स के प्रतिबंध के खिलाफ यथासंभव कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उस आदमी के सामने विरोध करना इतना आसान कैसे हो सकता था जिसे पहले मानवता की आपदा के रूप में जाना जाता था, जो मानवता के विलुप्त होने के करीब आ गया था। पुनरुत्थान के उस क्षण में काम के बीच लॉन्ग हाओचेन को असहाय रूप से घूरने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। इतनी ठंड,
लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह अत्यधिक ठंड से कांपते हुए बर्फ के तालाब में स्नान कर रहा हो। उसके मस्तिष्क में घातक शांति धीरे धीरे बढ़ती और घटती गई और उसे लगातार ठंड महसूस होती रही और वह ठंड से उत्तेजित हो गया। उसकी दृष्टि में एक सुनहरा विस्तार आया क्योंकि प्रकाश के तीव्र सार के कारण उसके शरीर में महसूस होने वाली ठंडक तेजी से कम हो गई। वह कहाँ है? नरक। अनजाने में लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रख दिया और आश्चर्य से पाया कि उसकी छाती में खोखलापन गायब हो गया था और उसे धुंधली दिल की धड़कन महसूस हुई और उसके शरीर में खून बहने का एहसास हुआ। केवल उसकी शक्तिशाली साधना पूरी तरह से मिट गई और कमजोरी की हल्की तरंगें उसके मस्तिष्क पर बार बार हमला करती रहीं। क्या तुम जाग रहे हो? एक बुरी आवाज ने लॉन्ग हाओचेन का ध्यान खींचा, जिसने तुरंत उस बड़े ताबूत और आकाश में तैरती आत्मा को देखा। क्या आप? और यह जगह कौन सी है? लॉन्ग हाओचेन ने सोच समझकर पूछा। उससे अभी भी चक्कर आ रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर ठंड की अनुभूति धीरे धीरे कम हो गई और हवा में गाढ़े प्रकाश सार ने उसे बेहतर महसूस करने में मदद की। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रकाश सार को अवशोषित करने के कारण धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और जब तक ये कायम रही उसे बहुत अधिक गर्मी महसूस हुई। ये टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल है और मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना? एलेक्स ने फीकी आवाज में पूछा। लॉन्ग हाओचेन बहुत चिंतित हो गया और तुरंत शांत हो गया। क्या ये टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल है? लेकिन फिर कैसे मैं यहाँ कैसे पहुंचा? एलेक्स ने उसकी ओर इशारा किया और शांति से उत्तर दिया, वह अकेली है जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी उंगली का पीछा किया और तुरंत स्थिर हो गया। उसका मुंह खुला रह गया और उसकी आंखें भ्रमित हो गईं। उसने अचानक खुद को थोड़ी सी भी आवाज निकालने में असमर्थ पाया, जैसे कि उसके शरीर पर ताला लगा दिया गया हो और वह गतिहीन हो गया हो। वह कह रहा था। एक कईर जिसकी छाती में एक छेद था और जिसका खून पूरी जमीन पर बह रहा था। अपनी सारी जीवन शक्ति खो देने के बाद कईर कागज के टुकड़े की तरह पीली दिख रही थी। गिरना मेरा कैसर कैसे हो सकता है? लॉन्ग हाओचेन कई सेकंड तक पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा। एलेक्स की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, वह उस शाश्वत मेलोडी को ले जा रही है जो मैंने तुम्हें दिया था और तुम्हारी लाश को ले जा रही थी, एक के बाद एक टावर ऑफ इटर्निटी की चुनौतियों से गुजर रही थी। उसने कहा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो और वह तुम्हें फिर से जीवित करना चाहती है। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। अपना दिल खो देने के बाद मेरा जादू भी तुम्हें एक ताज़ा जीवंत दिल के बिना जीवन में नहीं ला सकता। इसलिए उसने आपके लिए अपना दिल पेश किया। नहीं। लॉन्ग हाओचेन ने आकाश की ओर देखा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, खुद को कयर की ओर झुकाया और उसके पतले शरीर को जोर से पकड़ लिया। आकृति, उसके आंसू उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। कयर की लाश सचमुच ठंडी थी। लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर में बह रहा खून इस पल में जम गया हो। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? कयर, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मृत्यु के साथ अपने दम पर जीना जारी रख सकता हूं। अचानक घूमे लॉन्ग हाओचेन ने एलेक्स की ओर देखा। एल्डर, कृपया अपना दिल उसे वापस दे दें। ऐसा करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? कृपया उसे जीवित करें। एलेक्स ने बेरुखी से उत्तर दिया, क्या आप इसे खेल के लिए लेते हैं? क्या आपको लगता है कि हृदय प्रत्यारोपण बार बार किया जा सकता है? इसके अलावा अगर मैं ऐसा करने में सक्षम भी होता तो भी आप बिना हृदय के मृत्यु के मुंह में लौट आते। इस बिंदु पर उसकी आवाज अचानक गर्म हो गई। वह पहले ही मर चुकी है। उसने आपको वापस जीवन में लाने के लिए अपना दिल पेश किया है और चाहती है कि आपका दिल आपके साथ एक हो जाए ताकि वे कभी अलग ना हो। मुझे मत कहो कि तुम उनका दर्द नहीं समझते। आप मेरे चुने हुए शिष्य हैं जो मेरी शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। अपने टैलेंट से आप जरूर उससे भी बेहतर लड़की ढूंढने में कामयाब होंगे। और इसके अलावा कोई केवल जीवित रहने के लिए बदला ले सकता है। यदि आप नहीं मरे होते तो आपको वापस जीवन में लाने के लिए उसे मरना नहीं पड़ता। तुम्हें कायरों की तरह दुखी होने की बजाय अपनी मौत के दोषी की तलाश करनी चाहिए। उठो और मुझ नेक्रोमेंसर सेंट एलेक्स से विरासत स्वीकार करो। जब आप यहाँ से जाएंगे तब तक आप दुनिया की सबसे बड़ी मानव शक्ति होंगे। उस समय सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप जितनी चाहें उतनी लड़कियां प्राप्त करने में सक्षम होंगे और यहाँ तक कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपने लक्ष्य के शरीर का उपयोग भी कर सकेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने कयर के शरीर को पकड़ रखा था, फिर उदासीन दृष्टि से एलेक्स की ओर मुड़ा।
जैसे कि अलेक्स के शब्दों से आश्वस्त होकर उसकी पिछली उन्मादी स्थिति तुरंत गायब हो गई और एक शांत मन की स्थिति में प्रवेश कर गई। कयियर की लाश को पकड़कर वह धीरे से उठा और अनियंत्रित रूप से बुदबुदाया, अगर हम में से केवल एक ही जीवित रह सकता है तो यह अच्छी बात है कि वह पहले मर गई। अलेक्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसकी ओर खड़े असली कयियर की ओर मुड़ गईं। लॉन्ग हाओचेन उसे देखने में असमर्थ था, लेकिन अलेक्स देख सकता था। कयियर के मन में उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी, देखो, यही वह आदमी है जिसके लिए तुम अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थे। लेकिन अलेक्स की नाराजगी के कारण कयियर को प्यार की गहरी भावना के साथ साथ केवल कुछ शिकायत महसूस हुई, जैसे कि उसने लॉन्ग हाओचेन के दिल तोड़ने वाले शब्द बिल्कुल भी नहीं सुने हों। आपको समझ नहीं आया? अलेक्स ने थोड़े गुस्से में कयियर से सवाल किया। कयियर ने हल्के से अपना सिर हिलाया, जैसे उसने इसे देखा ही नहीं। मैं अच्छी तरह से समझता हूं। आप अकेले हैं जो नहीं समझते, क्योंकि आप इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं। अलेक्स ने ठंडी खर्राटे भरी, क्या मैं समझ नहीं पाया? वह उदासीन लॉन्ग हाओचेन की ओर मुड़ा और घोषणा की, आप सही हैं। वह आपकी सफलता के लिए मर गई। क्या आप मेरी शक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ा सिर हिलाया, आपकी शक्ति विरासत में मिली। इसका मेरे लिए क्या उपयोग है? आप बस एक नरसंहार करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से प्रकाश का एक प्रकार है और उसे मानवता में प्रकाश लाना चाहिए था, फिर भी नरसंहार करना चुन रहा है। मुझे आपकी गंदी शक्ति विरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। जीना तो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। अगर कयियर और मैं एक साथ बुरे नहीं हो सकते तो मैं निश्चित रूप से मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह वह मुझे अपने साथ ले जा सकती थी और मुझे इस दुनिया से परे अपने साथ रख सकती थी। लेकिन मेरे उसके सामने मरने की घटना उसके शेष जीवन को केवल एकाकी बना सकती है और इससे अधिक कुछ नहीं। शक्ति का क्या, प्रतिशोध का क्या? मेरी नज़र में इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। मुझ पर कई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन मैं कयियर को मेरे लिए कैसे जीवित रहने दे सकता हूं? इस समय उसकी नज़र वापस उसकी बाईं भुजा पर गई। मुझे खेद है कि मुझे आपको परेशान करना पड़ा, सन मून डिवाइन स्नेलशील्ड। मैं अंततः मानवता के लिए प्रकाश नहीं ला सका, भले ही मैं प्रकाश का स्वजन हूं और भले ही मैंने खुद को कभी भी अशुद्धियों से कलंकित नहीं होने देने का संकल्प लिया हो। फिर भी मेरी एक कमजोरी है जिसे मैं कभी ठीक नहीं कर सकता। कृपया मुझे एक बार विद्रोही होने दो, मुझे एक बार स्वार्थी होने दो। कयियर, मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मुझे आपके साथ जुड़ने दीजिए। अपने बाएं हाथ से कयियर को अपनी ओर खींचते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपना दाहिना हाथ उठाते हुए उसके होठों पर एक गहरा चुंबन पेश किया, और जो थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा उसने अभी अभी प्राप्त की थी उसे अपनी हथेली में समेट लिया। अचानक टिप की ओर इशारा करते हुए उसका बायां हाथ, सिर, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। अलेक्स असंगत रूप से चिल्लाया। उसकी भौतिक आत्मा तुरंत लॉन्ग हाओचेन के सामने प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर उदासीनता से देखा, क्या आप मुझे रोकने के योग्य हैं? कौन जानता है कि किस कारण से? लॉन्ग हाओचेन की ठंडी निगाहों को देखकर अलेक्स की शक्तिशाली आत्मा शक्ति को ठंडक महसूस हुई, जिससे अप्रत्याशित रूप से वह जवाब देने में भी सक्षम नहीं हो पाए। दूर जाओ, लॉन्ग हाओचेन गुस्से में चिल्लाया, जमकर लड़ाई की। अलेक्स ने अपनी बाहों को ऊर्जावान ढंग से पकड़ लिया। मुझे मत बताओ कि इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है जिसे आप पीछे छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं। क्या सचमुच सिर्फ एक प्रेमी के लिए मरना उचित है? लॉन्ग हाओचेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप जो कह रहे हैं उससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार क्या है। प्रेम सबसे बुनियादी चीज है, फिर भी सबसे गहन है। उसके बिना ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल मर गया है। अन्य चीजें जिन्हें मैं छोड़ने के लिए अनिच्छुक हूं वे इस बिंदु पर केवल महत्वहीन हैं। इस दुनिया का अब मेरी आंखों में कोई रंग नहीं है। कह की तलाश में मुझे मत रोको। क्या आपको लगता है कि मेरा हाथ पकड़ने से मैं अपनी मौत का कारण बनने से रुक जाऊंगा? इतना कहते हुए लॉन्ग हाओचेन की आंखें अचानक चमक उठी और कोई भी अस्पष्ट रूप से एक सुनहरी लौ को तुरंत प्रज्वलित होते हुए देख सकता था। तुम कमीने, तुम पागल हो! पूरी तरह से अचंभित होकर अलेक्स जोर से चिल्लाया। उसने लॉन्ग हाओचेन की भौहों के बीच की जगह पर अपनी उंगली उठाई। इस उंगली के प्रहार से लॉन्ग हाओचेन टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल पर जमीन से टकराया। यदि अलेक्स की प्रतिक्रिया थोड़ी देर से होती तो लॉन्ग हाओचेन प्रज्वलित हो जाता और उस क्षण एक नेक्रोमेंट तो दूर कोई देवता भी उसे वापस जीवन में लाने में असमर्थ होता। दीवार के खिलाफ उछलते हुए लॉन्ग हाओचेन अभी भी कयियर को कसकर गले लगा रहा था। उसका दाहिना हाथ एक बार फिर घूम गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सिर पर वार करने का लक्ष्य रखा।
पागल। एलेक्स ने लॉन्ग हाओचेन की आंखों में एक उदासीन भाव देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे बुरी उदासी एक उदासीन दिल जितनी बुरी नहीं होती, शायद उसकी नज़र के पीछे का असली मतलब यही था। वह अभी भी जीवित है। ये सरल शब्द उसे रोकने के किसी भी प्रयास से अधिक प्रभावी थे। लॉन्ग हाओचेन का दाहिना हाथ उसके सिर के ऊपर रुक गया और कयिर को देखने के लिए उसे नीचे कर दिया, लेकिन उसे अभी भी उसमें जीवन का एक कण भी नहीं दिख रहा था। लेकिन ठीक इसी क्षण उसके कान में एक दुखद पुकार आई, हाओचेन। हाओचेन की बाहों में कयिर प्रकाश के कई टुकड़ों में गायब हो गया और एलेक्स की तरफ कयिर जीवित और स्वस्थ दिखाई दिया, उसके आलिंगन में भागते हुए, जोर से रोते हुए। कयिर का शरीर गर्म हो गया था, उसके आंसू तुरंत लॉन्ग हाओचेन के आंचल पर तेजी से बह रहे थे। उसकी भुजाएं सचमुच सशक्त थीं, उसे कसकर गले लगा रही थीं। गिरना, 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 कयिर। लॉन्ग हाओचेन ने बिना रुके उसका नाम पुकारा। वह रोना चाहती थी, अपने शरीर के हर आंसू को बाहर निकाल देना चाहती थी। अपने जीवन की सबसे कीमती चीज पुनः प्राप्त करने के बाद वह खुशी की स्थिति में लौट रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा ने अंततः मृत्यु की शांति की स्थिति से एक रोशनी देखी। उसे कसकर पकड़ने से उसकी ठुड्डी हिल गई और उसकी आवाजें और अधिक दमघोंटू हो गईं। इस जोड़े को गले मिलते देखकर ना रोमांस संत स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स ने कठिनाई से घोषणा की, वे जीत गए हैं। अध्याय 653 लंबी हाओचेन पसंद भाग 1। वे जीत गए हैं। एलेक्स के मुंह में ये सरल शब्द सचमुच भयानक लग रहे थे। उसकी आत्मा अचंभे में तैरने लगी, उसकी आंखें नासमझी और अविश्वास से भर गईं। ऐसा लग रहा था मानो उसके विचार नीचे से ऊपर तक हिल गए हों, जिससे उसकी आत्मा अस्थिर रूप से उतार चढ़ाव कर रही हो, सफेद रोशनी की परत दर परत बिखर रही हो। अभी अभी लॉन्ग हाओचेन और कयिर मिलने पर खुशी से झूम उठे और उन्होंने एलेक्स में किसी भी बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। गिरना, कयिर। लॉन्ग हाओचेन ने अपना नाम बार बार कहा। अभी अभी कयिर की उपस्थिति के साथ उसकी दुख और पीड़ा की भावनाएं चरम भय में बदल गईं। ये डर कि यह कयिर एक नकली था, जो केवल उसकी आखिरी उम्मीदों को बिखेर देगा, उसने शायद ही जीत हासिल की। इसलिए उसने उसे कसकर गले लगा लिया, मानो उसे अपने में समाहित करने की कोशिश कर रहा हो, और लगातार उसका नाम पुकारता रहा। लॉन्ग हाओचेन को अभी भी वह क्षण स्पष्ट रूप से याद है जब दानव देवता सम्राट ने उसके हृदय में छेद किया था। अंधेरा करीब आ गया था, लेकिन उसमें कोई शिकायत या दर्द नहीं था, केवल कयिर से अलग होने की अटूट अनिच्छा थी। अंधेरा धीरे धीरे छा गया था। कयिर का चित्र धुंधला हो गया, जब तक कि उसे अंततः मौत का डर नहीं सताने लगा। उसके दिमाग में आखिरी विचार ये था, तो क्या मैं फिर कभी कयिर से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन अभी वह जीवन में वापस आ गया था और कयिर अंततः उसके सामने वापस आ गया था। उसके अंदर खुशी और आशा की आग अवर्णनीय तरीके से जगमगा उठी। उसे कसकर पकड़ने से उसके दिल में भरा डर धीरे धीरे चरम आनंद में बदल गया। यदि यह एक सपना होता तो उसे आशा थी कि वह अनंत काल तक इससे कभी नहीं जागेगा। अगर आप हमेशा साथ रहना चाहते हैं तो थोड़ा शांत हो जाए। एक गर्मजोशी भरी रूह कंपा देने वाली आवाज ने उन दोनों को खुशी के इस पल के प्रति विस्मय में जगा दिया। लॉन्ग हाओचेन और कय ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और आखिरकार एलेक्स में हुए बदलावों पर ध्यान दिया। एलेक्स की सघन आत्मा ने सफेद प्रभामंडल बिखेर दिया। उसके शरीर से मृत्यु का एक झोंका धीरे धीरे आगे की ओर फैल गया। उसके सघन शरीर पर दो जोड़ी आंखें उन्हें घूरती हुई पहले से कहीं अधिक चमकीली लग रही थीं। लॉन्ग हाओचेन उसकी बातों को समझने में असफल रहा, लेकिन कयिर को भयानक ठंड लग रही थी। ठीक है, लॉन्ग हाओचेन अभी भी वास्तव में पुनर्जीवित नहीं हुआ था। यह सिर्फ इतना है कि एलेक्स ने उसे अस्थायी रूप से जीवन में लाने के लिए असाधारण तरीकों का इस्तेमाल किया। वह तुरंत आगे बढ़ी, शर्मिंदगी से भर गई। आपने अभी कहा कि हम जीत गए। चूंकि हम जीत गया, क्या आपको हाओचेन को पुनर्जीवित करने में मदद करनी चाहिए? लॉन्ग हाओचेन स्तब्ध रह गया और कय की ओर असमंजस से देखा। क्या मैं सचमुच ठीक नहीं हूं? आप क्या कह रहे हैं कयिर? एलेक्स की फीकी मुस्कान थी। तुम कितने मूर्ख हो बच्चे। मुझे मत बताओ कि तुम वह सब कुछ भूल गए हो जो पहले हुआ था। हालांकि मैंने अपनी आत्मशक्ति का उपयोग सिर्फ एक भ्रम पैदा करने के लिए किया था, इसे कुछ अर्थों में वास्तविक माना जा सकता है। यदि मैं उस क्षण सचमुच इस बात पर सहमत हो गया होता कि यह लड़की तुम्हें जीवन में वापस लाने के लिए अपना हृदय प्रस्तुत करने दे, तो अब सब कुछ वास्तविक होता। कयिर, तुम। लॉन्ग हाओचेन ने कयिर को कसकर अपने आलिंगन में खींच लिया। तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों करोगे? तुम मर जाओगे तो मेरे जीने का क्या मतलब? कयिर ने अपना सिर उसकी छाती में दबा लिया। उस समय लॉन्ग हाओचेन सिर्फ एक लाश थी। उसका एकमात्र विचार ये था कि उसे पुनर्जीवित करना था।
यही कारण है कि पिछले दृश्य ने उसे बहुत झकझोर दिया, विशेषकर लॉन्ग हाओचेन के महत्वपूर्ण शब्दों ने। सत्य, यदि वह पुनर्जीवित हो जाता है लेकिन अपने जीवन की कीमत पर वह अभी भी मरना चुनता है, तो क्या इससे अब तक की सभी चीजें निरर्थक नहीं हो जाएंगी? इस पल में वे दोनों बहुत शांत हो गए। कायर को अब लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करने की कोई जल्दी नहीं लग रही थी। वे साथ जिएंगे या साथ साथ मरेंगे, यह एहसास होने पर आखिरकार उसके दिल को शांति मिली। तो सच्चे प्यार जैसी चीज वास्तव में मानव जगत में मौजूद है। एलेक्स के बूढ़े चेहरे पर कड़वी मुस्कान झलक रही थी। हालांकि वह एक सघन आत्मा वाला शरीर था, फिर भी वह अचानक बहुत पुराना लगने लगा। बेशक यह मौजूद है। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर उठाया, उत्सुकता से एलेक्स की ओर देखा। उसके मन में अभी भी एलेक्स के बारे में थोड़ी सी भी ऊंची राय नहीं थी। ये नरसंहार ही शेंगमो डालू के पतन, मानवता की शक्ति की बड़ी क्षति का कारण बना। यदि यह उनके लिए नहीं होता तो अंधकार युग का आगमन कैसे होता? अगर यह उसके लिए नहीं होता तो शायद सब कुछ अलग होता। प्रकाश के दयालु और प्रकाश की देवी के लिए चुने गए उम्मीदवार के रूप में उसने अपने रास्ते में केवल विनाश किया। लॉन्ग हाओचेन को अभी भी वह गहरा प्रभाव याद है जो उस समय सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की असहाय गवाही ने उस पर डाला था। एलेक्स लॉन्ग हाओचेन की आंखों में अस्वीकृति की झलक देखने से खुद को नहीं रोक सका और शांति से कहा, लॉन्ग हाओचेन, अब आपके पास चुनने का मौका है। उसकी तुलना में आप मेरी शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। मैं देख सकता हूं कि आप पहले से ही औपचारिक रूप से प्रकाश की देवी द्वारा आशीर्वादित एकमात्र व्यक्ति बन चुके हैं, इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करना चाहिए जो मेरी तरह मृत्यु और अंधकार के मार्ग पर चला है। लेकिन अब तुम्हें वापस जीवन में लाने के लिए मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ आपकी प्यारी लड़की है और दूसरी तरफ आपका विश्वास। अब अपनी पसंद बनाने का समय आ गया है। मेरी शक्ति का उत्तराधिकार चुनकर आप उसके साथ खड़े रह सकेंगे और आप दोनों एक साथ रह सकेंगे और आप और भी मजबूत हो जाएंगे। यदि आप इसे छोड़ना चुनते हैं तो आप मर जाएंगे और यह निश्चित रूप से जल्द ही आपका पीछा करेगा। आप पर है। लॉन्ग हाओचेन का चेहरा शून्य हो गया और कै का भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स ऐसे समय में लॉन्ग हाओचेन को ऐसा विकल्प देगा। क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे दिल के बिना भी आप इसे वापस जीवन में ला सकते हैं? कैयर ने बहुत खुशी से पूछा। एलेक्स ने गर्व से उत्तर दिया, मैं सर्वशक्तिमान नेक्रोमेंसर संत स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स हूं। इस दुनिया में जो चीजें मैं हासिल नहीं कर सकता वे बहुत कम हैं। आपकी आत्मा अभी भी मौजूद है, तो इसमें समस्या क्या है? अपने शरीर का पुनर्निर्माण करे, लेकिन वह उसे पुनर्जीवित करने में मदद क्यों करेगी? जब तक वह मेरी शक्ति विरासत में लेने के लिए सहमत नहीं हो जाता और अगला तांत्रिक स्वामी नहीं बन जाता, तब तक आप अपनी इच्छानुसार जीने या मरने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उसे मरते हुए देखेंगे और आप जो भी चुनेंगे उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। सबसे बुरी स्थिति में मुझे अगले उत्तराधिकारी के आगमन की प्रतीक्षा में कई हजार वर्षों की गहरी नींद में प्रवेश करना होगा। कैयर ने तुरंत लॉन्ग हाओचेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसकी सुंदर आंखें लॉन्ग हाओचेन पर पड़ी, उसके अंदर की खुशी की लौ एक पल में पूरी तरह से बुझ गई। सत्य, एलेक्स को विरासत में लेना ही उससे पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका होगा, लेकिन प्रकाश की देवी किंड्रेड ऑफ लाइट द्वारा हाओचेन को चुना गया था। वह एलेक्स की शक्ति विरासत में कैसे स्वीकार कर सकता है? एलेक्स मानवता का दुश्मन था, एक भयानक पापी, स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स। क्या ये किंड्रेड ऑफ लाइट के अनुरूप होगा? यह आपके सभी विश्वासों को त्यागने जैसा होगा। कैयर एक शब्द भी बोलने में पूरी तरह असमर्थ था। ये वह आदमी है जिससे वह बहुत प्यार करती थी, वह उसे यह बताना कैसे सहन कर सकती थी कि वह अपनी मान्यताओं को त्याग देती है? कैयर ने स्पष्ट रूप से समझा कि ये मान्यताएं उसकी नज़र में उसके जीवन जितनी ही महत्वपूर्ण थीं। वह एक सज्जन व्यक्ति थे, पूरी तरह से एक शुद्ध सज्जन व्यक्ति थे। उसे अपने विश्वासों को छोड़ने के लिए कहना उसे मरने के लिए कहने से अलग नहीं था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कैयर की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने उन्हें लॉन्ग हाओचेन की छाती के चारों ओर लपेट लिया और उन्हें अपने पास चिपका लिया। वह पहले से ही किसी भी चीज के बारे में सोचने को तैयार नहीं थी और वह बस उसे अपनी पसंद बनाने देना चाहती थी। यदि उसने मरना चुना तो वह उन दोनों को इस भाग्य को साझा करने देगा। इस पल में कैयर को अचानक बहुत थकान महसूस हुई और वह बस उसे पकड़ना चाहती थी। भले ही वे जीवित रहें या मरे, ये हमेशा इसी तरह रहेगा। लॉन्ग हाओचेन की आंखों की नीरस भावनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं।
अपना सिर नीचे करके उसने कयिर को अपनी छाती पर लेटे हुए देखा। उसकी आंखें रोशनी में टिमटिमा रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई परस्पर विरोधी भावनाएं नहीं थीं। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर उठाया और शांति से एलेक्स की ओर देखा, उसके मुंह के कोनों से एक बेस्वाद मुस्कान आने लगी। क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? एलेक्स ने उसे कुछ स्तब्धता से देखा, मूल रूप से सोच रहा था कि उसे एक अतुलनीय मैच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अपने चेहरे पर ऐसा भाव देख लेगी। इसका साफ मतलब था कि उन्होंने अपना निर्णय पहले ही ले लिया था। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से उत्तर दिया, मैं आपकी विरासत स्वीकार करने को तैयार हूं। उसकी बात सुनकर एलेक्स और कयिर दोनों अचानक चौंक गए। कयिर ने अचानक अपना सिर उठाया, उसे अविश्वास से देखते हुए, हाओचेन तुम? एलेक्स ने बड़े आश्चर्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की, आप मृत्यु से भी नहीं डरते, लेकिन फिर भी आप अपनी मान्यताओं को त्यागना चाहते हैं। मुझे यह मत बताएं कि आप पहले ही भूल चुके हैं कि आप प्रकाश के परिजन हैं, जिसे प्रकाश की देवी ने चुना है। लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ उठाया, कयिर के बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं, जैसे मैं उसके लिए जीने को तैयार हूं। इस बिंदु पर वह थोड़ा रुका, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं और उसने एक बार फिर एलेक्स की ओर रुख किया, कई की खातिर अगर मैं अपने सिद्धांतों को छोड़ दूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बम! एक साथ दो विस्फोट हुए। एक कयिर के मस्तिष्क में था, वह पूरी तरह से खाली महसूस कर रही थी, जैसे कि उसने पहले ही सोचने की अपनी सारी क्षमता खो दी हो। और दूसरा विस्फोट नेक्रोमेंसर संत, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उनके संघनित आत्मा शरीर में हुआ। भयानक विस्फोट ने बड़े पैमाने पर आत्मिक बल में उतार चढ़ाव पैदा किया, जिससे लॉन्ग हाओचेन और कयिर दूर जा गिरे। एलेक्स ने दर्द से चिल्लाते हुए अपना सिर उठाया और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आत्मा से बड़ी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा निकली और उससे भी अधिक सफेद रंग की शुद्ध करने वाली पवित्र अग्नि प्रकट हुई, जिसने उसकी आत्मा को प्रज्वलित किया और उसके हर कोने में फैल गई। लॉन्ग हाओचेन ने कयिर को कसकर गले लगाया, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसे भयानक आत्मा बल के हमले से बचाया। अकेले एलेक्स की आत्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, यहां तक कि दानव देव सम्राट भी इस संबंध में तुलना करने में असमर्थ होंगे। भयानक आत्मबल के सामने वह लड़ने में भी असमर्थ था। अध्याय 654 लॉन्ग हाओचेन की पसंद भाग 2। भयानक आत्मा की लहरें धीरे धीरे शांत होने से पहले पूरे सवा घंटे तक बनी रहीं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इंसानों के बीच ऐसी भावनाएं कैसे हो सकती हैं? मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह शिष्ट और बेशर्म हो, जो लाभ के सामने कोई परवाह न करे। उनमें ऐसी भावनाएं क्यों हैं, क्यों? एलेक्स उन्माद में दहाड़ने लगा। इस समय वह एक घायल भेड़िए की तरह लग रहा था, जो पूरी तरह से उन्मत्त हो रहा था। कोई आत्मिक आक्रमण नहीं आया। लॉन्ग हाओचेन कयिर के करीब आ रहा था, जिसने देखा कि अभी लॉन्ग हाओचेन नासमझी से भरा था। जस्टो ने एलेक्स की विरासत के लिए सहमति दे दी थी, तो यह नेक्रोमेंसर संत ऐसा क्यों करेगा? एलेक्स पूरे समय चिल्लाता रहा, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को महसूस हो रहा था कि टॉवर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल पर मौत की आभा आश्चर्यजनक गति से फैल रही थी। मूलतः सघन जीवन रस से परिपूर्ण इस स्थान ने धीरे धीरे अपनी पवित्र अनुभूति पुनः प्राप्त कर ली। एलेक्स के धीरे धीरे शांत होने से पहले यह पागलपन भोजन के समय तक चला। हालांकि वह केवल एक आत्मा थी, उसे सांस लेने के लिए लंबी सांसें लेनी पड़ती थीं, और उसका शरीर कम से कम अपने पिछले आयतन का आधा हो गया था। लेकिन वो एकदम सफेद हो गया था। अभी अभी उसकी आत्मा बहुत तेज जलने लगी थी, और उसकी आंखों में स्पंदित होने वाली आत्मिक अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो गई थी। अप्रत्याशित, कैसी अप्रत्याशित बात! एलेक्स की आवाज स्पष्ट रूप से कठोर हो गई थी, और यद्यपि उसकी भावनाएं शांत हो गई थीं, लेकिन गलतफहमी की भावनाएं अभी भी मौजूद थीं। लॉन्ग हाओचेन ने उसकी ओर शून्य भाव से देखा, वरिष्ठ, आप मुझे अपनी शक्ति विरासत में दे सकते हैं। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और तनावग्रस्त होकर जवाब दिया, नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। मैं गलत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद वास्तव में इतना गलत हो जाऊंगा। मैं कई हजार वर्षों तक गलत था। उसने दर्द से भरकर अपना सिर जोर से हिलाया। कयिर ने लॉन्ग हाओचेन का हाथ पकड़ लिया, अभी अभी उसका दिमाग खाली था, लॉन्ग हाओचेन की आकृति से भरा हुआ था। वह गर्मजोशी से उसके पास खड़ी रही, उसकी मूल शीतलता के सभी निशान पूरी तरह से गायब हो गए। उसकी जवानी के दुखों का सारा धुंध मिट गया, पीछे कोई निशान नहीं बचा। यदि कोई उससे पूछे कि ऐसा क्यों है, तो वह निश्चित रूप से उत्तर देगा कि यह प्रेम की शक्ति है। सच है, हाओचेन ने उसे अपना स्थायी प्यार दिखाया, प्यार की खातिर अपने विश्वासों को छोड़ने को तैयार था।
इससे कयियर की आत्मा का उत्थान हुआ, क्योंकि उसी क्षण उसके अंदर की सभी नकारात्मक भावनाएं साफ हो गईं। उस जीवन में और कुछ मायने नहीं रखता जहां ये पूर्ण प्रेम विद्यमान था। एलेक्स ने अपना सिर उठाया, उसकी जलती हुई निगाहें घूम गईं प्रेमियों की इस जोड़ी के सामने। उसकी गर्मजोशी भरी अभिव्यक्ति में अनकही प्रशंसा थी, लेकिन ईर्ष्या का कोई निशान नहीं था। क्या आप मेरी कहानी सुनने को तैयार हैं? वह 6800 साल पहले की कहानी है। एलेक्स की आवाज बदल गई, जिसमें घनी उदासी थी जो उसके चारों ओर फैल गई। किसी कारण से लॉन्ग हाओचेन को उसकी ओर देखकर सहानुभूति की हल्की लहरें महसूस हुईं और उसने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। एलेक्स ने कहा, 6890 साल पहले मेरा जन्म महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पोम्बो साम्राज्य के एक शहर में हुआ था। इस नगर को सिदी कहा जाता था। मेरे पिता सिदी के स्वामी थे, जो एक वंशानुगत गण थे, और मैं उनका इकलौता पुत्र था। अपने जन्म के दिन से ही मैं कुलीन वर्ग में रहा। भविष्य में मुझे अरल के रूप में अपना पद संभालने की खातिर उन्होंने मुझे ज्ञान और शिष्टाचार सिखाने के लिए सर्वोत्तम शिक्षकों की व्यवस्था की। मेरे छठे जन्मदिन के वर्ष में प्रकाश के सार के साथ मेरी महान आत्मीयता पाई गई। इसे किंड्रेड ऑफ लाइट के संविधान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हालांकि तब से लगभग 7000 साल बीत चुके हैं, मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है कि उस समय पिताजी को कितनी खुशी हुई थी। उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और पूरे कमरे में उत्साह से चिल्लाया, एलेक्स, तुम मेरा गौरव हो। उस समय से मैं प्रकाश का जादूगर बन गया। मेरी साधना अत्यंत तीव्र थी, प्रत्येक शिक्षक को अद्भुत, और अपने 11वें जन्मदिन के वर्ष के दौरान मैं पहले ही चौथे चरण में निपुण हो चुका था। और 5वें चरण में, फिर मात्र 15 वर्ष का, मैं महाद्वीप पर दिखाई देने वाला सबसे कम उम्र का छठा चरण का जादूगर बन गया। इस बिंदु पर लॉन्ग हाओचेन भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि किंड्रेड ऑफ लाइट होने के बावजूद जब वह 15 वर्ष के थे तब उन्हें छठे चरण तक पहुंचना बाकी था। दूसरे शब्दों में, 15 वर्ष की आयु में एलेक्स उनसे भी अधिक अद्भुत था। पिता ने कहा कि वह आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली था। इसलिए इसने मुझे व्यक्तिगत रूप से उस समय ग्लोरियस चर्च द्वारा 3 साम्राज्यों के बीच आयोजित प्रतिभा युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जहां केवल 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को भाग लेने की अनुमति थी। ठीक है, क्या गौरवशाली चर्च अभी भी वर्तमान में मौजूद है? क्या उन्हें अभी भी मुख्य भूमि पर कब्जा करना है? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, 6000 साल पहले अंधकार युग की शुरुआत के समय गौरवशाली चर्च को राक्षसों द्वारा मिटा दिया गया था। सफाया। एलेक्स खाली हो गया और तुरंत एक अजीब बयान दिया, अच्छा। मैं जानता था कि वे एक दिन इसी राह पर चलेंगे। तो वह क्या कह रहा था? प्रतिभा युद्ध, कयियर ने उसे याद दिलाया। ठीक है, प्रतिभा युद्ध। ये निस्संदेह इस प्रतिभा युद्ध का केंद्र बिंदु था। मेरे सामने आने वाले शत्रुओं ने शायद ही कभी 1 मिनट से अधिक प्रतिरोध किया हो। जब मैं छोटा था तो मैं भी तुम्हारी शक्ल के बराबर ही था। 3 साम्राज्यों की अनगिनत युवा महिलाओं ने मुझ पर चुलबुली निगाहें डाली और फाइनल के दौरान मेरी प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य की राजकुमारी फुलो थी। वह एक प्रतिभाशाली, शक्तिशाली सम्मानकर्ता भी थी। शाही परिवार द्वारा समर्थित, उसके पास अनुबंधित जानवर के रूप में पहले से ही एक पर्पल थंडर स्टार ड्रैगन सम्राट था। हालांकि उसकी खेती मेरी खेती से कम थी, फिर भी उसके सम्मानों की अंतहीन श्रृंखला से निपटना मुश्किल था। वह युद्ध पूरे आधे घंटे तक चला और अंत में अपनी अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति के कारण वह मेरे हाथों हार गई। इसलिए मैं परम चैंपियन बन गया और हमारा पोम्बो साम्राज्य सबसे बड़ा विजेता बन गया। तब से कितने भी वर्ष बीत गए हों, एलेक्स ने देखा। जब उसने इन तथ्यों को बताया तो वह बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह उपलब्धि कितनी प्रभावशाली हुआ करती थी। उस समय मानवता अभी भी पूरे शिंगमो डालू महाद्वीप पर शासन कर रही थी, और मनुष्यों की कुल जनसंख्या शायद आज की तुलना में 10 गुना अधिक थी। ये प्रतिभा युद्ध निस्संदेह सभी युवा अभिजात वर्ग के लिए एक मंच था, इसलिए उस जीत की उपलब्धियां वास्तव में महान गौरव थीं। उस समय ग्लोरियस चर्च के पोप ने व्यक्तिगत रूप से मुझे सीधे विस्काउंट की उपाधि और 50 किलोमीटर की जागीर से पुरस्कृत किया। मेरा इनाम एक बेहतरीन वस्तु थी, जिसे बाद में एपिक लेवल गियर के नाम से जाना गया। उस समय मैं पूरे महाद्वीप में सबसे गौरवशाली युवा बनकर अपने आप से काफी प्रसन्न था। पोप पेलो का बेटा भी मेरे सामने कुछ नहीं था। साथ ही ये कहावत भी सच है कि दोस्ती मारपीट के आदान प्रदान से विकसित हो सकती है। राजकुमारी फुलो के साथ उस लड़ाई ने हम दोनों के बीच एक बंधन बनाया। उस दिन से हम साम्राज्य के 2 महान बीजों के रूप में जाने जाते थे, जिन पर बड़ी उम्मीदें लगाई गई थीं। फिर मुझे शाही अकादमी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मैं राजकुमारी फुलो के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, और मुझे साम्राज्य का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ।
उसकी कहानी सुनने से ही लॉन्ग हाओ चेन और करियर को अपने युवा समय में एलेक्स की उपलब्धि का एहसास हो गया। 16 वर्ष की उम्र में इतना गौरव प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं थी। एलेक्स का चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ था। शाही अकादमी में अपने अध्ययन की अवधि के दौरान मैं फूलों के साथ प्रशिक्षण ले रहा था और हर समय जादू पर शोध कर रहा था। हमारे बीच भावनाएं गहरी होने लगी और मुझे उस खूबसूरत प्रतिभा से प्यार हो गया। जब हम दोनों साथ होते थे तो हमारे पास बात करने के लिए विषयों की कमी नहीं होती थी। हमने एक दूसरे में डूबकर शाश्वत प्रेम की शपथ ली। इन भावनाओं को बढ़ाने से न केवल हमारी खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसमें तेजी आई। जिस वर्ष मैं 18 वर्ष का था, मैं 8वें चरण का ग्रैंड मैजिक ट्यूटर बन गया। उस समय मेरी साधना की गति को देखते हुए मुझे यकीन था कि मैं निश्चित रूप से 20 साल की उम्र में 9वें चरण को पार करने में सक्षम हो जाऊंगा, जिससे मैं पूरे महाद्वीप में सबसे कम उम्र के 9वें चरण का पावरहाउस बन जाऊंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी प्रतिभा की श्रेष्ठता और अधिक स्पष्ट होती गई। हालांकि फूलों भी असाधारण थी। अंत में वह एक दयालु प्रकाश के रूप में मेरे उपहारों की तुलना करने में असमर्थ थी। जब मैं 8वीं सीढ़ी पार कर गया तो वह 7वीं सीढ़ी पार कर चुकी थी। उस समय लौटकर मैंने देखा कि वह दुखी थी, परंतु मैंने समस्या पर अधिक विचार नहीं किया। मैंने उससे कहा कि मैं उसके मेरी खेती के स्तर तक पहुंचने का इंतजार करने के लिए एक ब्रेक लेने को तैयार हूं। उसी समय मैंने महामहिम उसके पिता से उसका हाथ मांगा और वह मेरे और फूलों के बीच विवाह के लिए सहमत हो गया। सब कुछ शांत था। महामहिम हमारे रिश्ते से बेहद खुश थे और जिस दिन वह 9वीं सीढ़ी पार कर लेंगे वह दिन होगा जब हमारी शादी होगी। उस समय उन्हें पहले से ही ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था जो संभवतः ईश्वरीय स्तर तक पहुंच जाएगा। उस समय पोप व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य में आए और मुझे एक शिष्य के रूप में लेने और भविष्य में अपना पद संभालने की इच्छा व्यक्त की। साम्राज्य की भलाई के लिए और फूलों की भलाई के लिए मैंने मना कर दिया। उस समय चर्च मुख्य भूमि और किसी तरह तीनों राज्यों में बेहद शक्तिशाली था। उन्हें उनके आदेश सुनने पड़ते थे। मैं महामहिम की अनिच्छा को समझ सकता था और उनकी खातिर मैंने साम्राज्य छोड़ने के बजाय चर्च को नाराज करना पसंद किया। 8वें चरण पर पहुंचने के बाद मेरी महान साधना गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। रॉयल अकादमी में मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया कि चूंकि मैं हर समय केवल साधना जारी रखता था, इसलिए मेरे पास अन्य अनुभवों की कमी थी और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं बाहरी दुनिया में जाऊं और अनुभव प्राप्त करूं ताकि महाद्वीप के सभी चमत्कारी स्थानों की खोज कर सकूं, ताकि समझ हासिल करते हुए आगे बढ़ सकें। उनके सुझाव के बाद मैंने फूलों को इस मामले के बारे में बताया, इस उम्मीद में कि उसके साथ मिलकर ये अनुभव हासिल कर सकूंगा। लेकिन फूलों ने मना कर दिया। हालांकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी उसे नंबर 1 बनने की चिंता और भी अधिक थी। मैं जानता था कि वह हमेशा मुझसे आगे निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारे बीच का अंतर बढ़ता ही गया। इसलिए उसने मेरी साधना को हासिल करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए अकादमी में रहना चुना। अध्याय 655 लंबी हाउचेन पसंद भाग 3। फूलों को अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए जल्द से जल्द 9वें चरण तक पहुंचने के लिए, साथ ही साम्राज्य में और भी अधिक सम्मान और गौरव लाने के लिए मैंने ये प्रशिक्षण यात्रा की। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस यात्रा से होने वाले भारी मुनाफे के कारण मेरे जीवन का अगला समय पूरी तरह से दुःस्वप्न में बदल जाएगा। इस बिंदु पर एलेक्स का चेहरा धीरे धीरे अधिक से अधिक भयावह हो गया, क्रोध से भर गया। उनके क्रोध के साथ साथ उनकी तीव्र आत्मा के उतार चढ़ाव ने अनंत काल के टॉवर में बार बार कंपन पैदा किया। साम्राज्य छोड़ने के बाद मैं पूरे महाद्वीप में घूमता रहा। मेरी साधना 8वें चरण तक पहुंचने के साथ मुझे लगभग किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। पूरे 2 वर्षों तक मैं 3 महान साम्राज्यों के लगभग सभी शहरों में घूमता रहा, सभी स्थानीय स्थितियों और रीति रिवाजों की खोज की और दुनिया के सुखों और दुखों का अनुभव किया। मेरी दुनिया की रैंक और मेरी खेती सभी ने काफी प्रगति की, और शायद इसलिए कि मुझे प्रकाश की देवी द्वारा चुना गया था, इन 2 वर्षों में मुझे कई सुखद मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा और मैंने अविश्वसनीय शक्ति की एक मार्शल तकनीक हासिल की। जब मैं साम्राज्य में लौटा तो मेरी खेती 8वें चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी। फूलों को फिर से देखकर मैं उसे अपनी बाहों में लेने से नहीं रोक सका क्योंकि वह अत्यधिक खुशी से रो रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि मैं 9वें चरण की सीमा के करीब था, पार करने से बस एक कदम दूर था, और मुझे विश्वास था कि मैं निकट भविष्य में अपनी सबसे प्रिय फूलों से शादी करने में सक्षम हो जाऊंगा, साथ ही अनिवार्य रूप से सबसे बड़ी शक्ति बन जाऊंगा। सम्राट। उस समय मेरे मन में साजिशों के बारे में लगभग कोई धारणा नहीं थी,
और मैंने फुलो को इन 2 वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान अपने सभी विभिन्न कारनामों के बारे में बताया, ताकि उसके साथ इन मार्मिक मुठभेड़ों के दौरान मेरी भावनाओं को साझा किया जा सके। हालांकि बाद में मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना घटी। सुप्रीम पोंटिफ का बेटा अप्रत्याशित रूप से अध्ययन के लिए इंपीरियल मैजिक अकादमी में शामिल हो गया। उस पल मुझे ये बहुत अजीब लगा, वह वहां क्यों आएगा? हमारे पोम्बो साम्राज्य की तुलना में ग्लोरियस चच को जादुई शोध के और भी गहरे स्तर तक पहुंचना चाहिए था, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई के लिए यहां आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि फुलो से शादी करने की कगार पर होने की खुशी के कारण मैंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। जब मैंने फुलो को अपनी यात्रा के बारे में सब बताया तो उसे बहुत दिलचस्पी हुई। मैं अपने मुकाबलों में हासिल की गई मार्शल तकनीक की ओर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे सीखने के लिए उसे सौंप सकता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। वह मार्शल तकनीक निश्चित रूप से चमत्कारी थी, लेकिन इसे किसी भी तरह से सीखा या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी और उसे डर था कि इस प्रक्रिया में वह घायल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि वह किस प्रकार की मार्शल तकनीक थी? अब भी मुझे वह सचमुच चमत्कारी लगती है। हालांकि यह सिर्फ एक चाल थी, इसे क्रियान्वित करने के लिए मालिक की आत्मा के साथ पूर्ण सामंजस्य की आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया की किसी पूर्वज जनजाति से आया हो। एक प्रकार की मार्शल सोल तकनीक। इस तकनीक का एक बहुत ही अजीब नाम था, इसे टोटोइस शेल तकनीक कहा जाता था। जब मैंने पहली बार इसे प्राप्त किया तब भी मैंने इसे रक्षात्मक मार्शल आर्ट के रूप में ही लिया, लेकिन आगे की जांच के बाद मैंने पाया कि इसका रक्षा से लगभग कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह एक भविष्यवाणी कौशल था। उस समय की बात करें तो गौरवशाली चच पूरे महाद्वीप में एकमात्र ऐसी इकाई थी जिसके पास एक पैगंबर था। उन्हें इसकी कुछ समझ भी थी, वे केवल भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते थे, जबकि उस मार्शल तकनीक के लिए इसका उपयोग एक प्रकार की भविष्यवाणी को क्रियान्वित करना होगा, जिसका एक बहुत ही जबरदस्त पहलू होगा। ये बिना शर्त है। टोटोइस शेल तकनीक का प्रयोग इसकी सीमा के सभी जीवित प्राणियों पर कार्य करेगा, उपयोगकर्ता कोई अपवाद नहीं होगा। और यदि कोई देवता प्रभाव क्षेत्र में है तो भी उनमें प्रतिरक्षा नहीं होगी, वे केवल उनके पूर्ण नियंत्रण से प्रभावित होंगे। ये बहुत डरावनी तकनीक है, लेकिन साथ ही चूंकि इसका पूर्ण प्रभाव होता है, यह एक निश्चित खतरा लाता है। इस तकनीक में बड़ी अनिश्चितता है। उपयोग किए जाने के बाद उपयोगकर्ता के पास इसके प्रभावों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपयोगकर्ता को कुछ बोझ उठाना होगा। इसलिए इसका उपयोग संभवतः उपयोगकर्ता को कुछ उपयोगों के बाद कछुआ तकनीक के लिए बलिदान के रूप में पेश कर सकता है यदि वे अशुभ हैं। वह ऐसी मार्शल तकनीक सीखने के लिए कैसे इच्छुक हो सकता है? या फुलो को भी दे दो। इस बिंदु पर अलेक्स की नज़र बेहद कड़वी थी, लेकिन फुलो ने मेरे दर्दनाक प्रयास को नहीं समझा। उसने सोचा कि मैं इसे अपने तक ही रखना चाहता हूं, परिणामस्वरूप इसे दूसरे को देने से इनकार कर रहा हूं। यहां तक कि एक ईश्वर के खिलाफ भी इसका सरासर प्रभाव और दक्षता बहुत आकर्षक थी, जिससे वह इसे हल्के में लेने में पूरी तरह असमर्थ थी। उसने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया कि अगर मैं सचमुच उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहता तो मैं उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। सबसे पहले मैं सोच रहा था कि वह बस अस्थायी रूप से अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों को प्रभावित करने दे रही थी और मैंने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। वो शायद 2 दिनों के बाद शांत हो जाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, जब मैं 2 दिन बाद उसकी तलाश करने गया तो वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी कुछ चिंताएं थीं, लेकिन उनका रवैया मेरे प्रति पहले जैसा ही था और उस दिन की बात का दोबारा जिक्र नहीं किया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक साफ दिल वाली लड़की होगी जो पहले ही मेरे खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम दे चुकी थी। अलेक्स ने अपने दांत पीस लिए और उसका पूरा शरीर कांप गया। स्पष्ट रूप से उस समय के अनुभव के कारण ये बहुत दर्दनाक था। तो अच्छे मौसम के साथ एक उज्ज्वल दिन, क्षितिज पर लगातार फैला नीला आकाश और सूरज की रोशनी, विशेष रूप से प्रचुर प्रकाश के तीव्र सार ने प्रकाश के परिजन के रूप में मेरे लिए सद्भाव की एक अवर्णनीय भावना ला दी। ये सूरज की रोशनी वास्तव में आदर्श थी। फुलो ने मुझे वीटा पर आमंत्रित किया था, जिस पर मैं स्वाभाविक रूप से खुशी से सहमत हो गया था, और मैंने उससे ये भी कहा था कि मैं उस भ्रमण के बाद 9वें चरण के लक्ष्य के लिए एकांत में रहूंगा, ताकि वह इस ब्रेक को हासिल करने के बाद महामहिम से उसका हाथ मांग सके। उस समय मुझे विश्वास था कि महामहिम कम से कम मुझे विस्काउंट के सहकर्मी स्तर के साथ साथ जादूगरों के दरबार से एक उपाधि प्रदान करेंगे। हमने साम्राज्य छोड़ दिया बाहरी इलाके की ओर जाने के लिए, और जैसे ही हम एक सुंदर ड्राइव के लिए निकल रहे थे,
मुझे अचानक पता चला कि हम घिरे हुए थे। बड़ी संख्या में काले कपड़े पहने हुए लोगों ने हमारे भागने के हर रास्ते को बंद कर दिया था। इन लोगों के पास मास्क थे जिससे उनकी त्वचा भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। सामने आने पर उन्होंने हम पर उन्मादी हमला बोल दिया। उस समय फुल्लो अचंभे में थी। ऐसा लग रहा था कि वह जादू का उपयोग करना भी भूल गई थी, भले ही उसकी साधना 8वें चरण तक पहुंच गई हो। एक पुरुष के रूप में अपनी स्त्री की रक्षा करना मेरी नज़र में सामान्य ज्ञान जैसा लगता था, खासकर इस समय में कितना अहंकारी था। अपनी साधना के 8वें चरण के चरम पर पहुंचने पर भरोसा करते हुए मैंने विभिन्न जादू टोने का उपयोग किया, जिन पर मैंने बड़े परिश्रम से शोध किया। वे काले लिबास वाले आदमी बेहद ताकतवर थे, लेकिन उनमें से कई मेरे हाथों मारे गए। हालांकि उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी, उनमें से प्रत्येक कम से कम 7वें चरण तक पहुंच रहा था। उस समय मुझे ये बहुत अजीब लगा, यदि अन्य दो महान साम्राज्यों की इतनी सारी शक्तियां वास्तव में घुसपैठ कर चुकी थीं, तो हमारे साम्राज्य की शक्तियां इतनी हद तक इसकी परवाह कैसे नहीं कर सकती थीं। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर था कि फुलो और मैं नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने फुलो को तुरंत बाढ़ से बाहर निकालने का एक प्रारंभिक निर्णय लिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि फुलो अपने होश में आ गया है। उसने तुरंत मेरी सहायता करने के लिए विभिन्न सम्मन मंत्रों का उपयोग किया और हम साम्राज्य में वापस भागने के लिए उसके जादुई जानवर पर सवार हो गए। जबकि हमने सोचा था कि दुश्मन अब हम तक नहीं पहुंचेंगे, हम पूरी गति से दौड़े और साम्राज्य की दूर की दीवारें भी दिखाई देने लगीं। लेकिन अचानक एक हल्की ठंडक मेरे दिल में व्याप्त हो गई और जब मैंने अपना सिर नीचे किया तो मैंने पाया कि एक जेट काला खंजर मेरी छाती में गहराई तक चुभ रहा है, जिसकी मूठ फुलो के हाथ में थी। इस बिंदु पर लॉन्गहाओ चेन और कयर मदद नहीं कर सके, लेकिन अफसोस से चिल्लाए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह राजकुमारी फुलो वास्तव में एलेक्स को धोखा देगी। वे ऐसे प्रेमी थे जिन्होंने एक दूसरे से हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। उस पल में उसकी नज़र पूरी तरह से द्वेष से भर गई थी। एलेक्स की आंखों से दुख के गहरे आंसू बह निकले। वह यहां तक बोली, क्यों तुमने कैरी को मुझे क्यों नहीं सौंप दिया? क्योंकि मैंने पहले इतनी दूर जाने की योजना नहीं बनाई थी। मेरा दिल दुख रहा था, यह मेरे घाव से भी ज्यादा दर्दनाक था। मेरी ठंडी छाती धीरे धीरे सुन्न हो गई और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी जीवन शक्ति उस खंजर के माध्यम से निकल रही है। उस क्षण भी मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे खिलाफ उस कृत्य के लिए मेरी प्यारी फुलो दोषी थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उससे शादी करने की खातिर मैंने दिन रात ट्रेनिंग की, ये सब भविष्य में उसके साथ खुशियां बांटने के लिए। लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। मेरी बाईं छाती में एक जहर है जिसका लक्ष्य उस स्थान पर है जो एक सामान्य व्यक्ति के हृदय के अनुरूप होना चाहिए। इस छुरी ने मुझ पर पूरी तरह निराशा ला दी। मुझे स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए था कि मुझे उसके प्रति बिल्कुल भी संदेह नहीं था, और इसके अलावा उसे चाकू मारने का समय उस समय था जब मेरी सतर्कता सबसे कम थी। इतने में और भी काले लबादे वाले आदमी हमारे सामने से आए। ऐसा लग रहा था कि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अप्रत्याशित रूप से ये सब बहुत पहले हो गया। पिछला घात केवल एक शुरुआत थी, लेकिन फूलों की छुरा घोंपना मेरे खिलाफ कदम में महत्वपूर्ण बिंदु था। एक ठंडी आवाज जो मुझे परिचित लग रही थी बाहर पहुंची। उस आदमी ने फूलों से कहा, उसे मार डालो। उस पल मुझे अंततः इसका एहसास हुआ। जीवित रहने की इच्छा ने मुझे फूलों को उसके पर्वत से कूदकर दूर धकेलने के लिए प्रेरित किया। उस समय फुल्लो काफी स्तब्ध लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस छुरी के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसने उसे मुझे तुरंत खत्म करने से रोक दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने एक स्क्रॉल निकाला जो मेरे लिए एक महान गुरु द्वारा बनाया गया था, और एस्केप स्क्रॉल का उपयोग करके तुरंत 6 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर दिया। उन्हें स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास ऐसी कोई चीज संग्रहित होगी। इस तरह मैं भागने में सफल रहा। जैसे ही एस्केप स्क्रॉल प्रभावी हुआ, मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि शांत फूलों ने जल्दबाजी में अपने बुलाए हुए जानवर को मुझ पर हमला करने का आदेश दिया था। उस क्षण उसकी आंखों में केवल पहले की कोमल भावनाओं के बिना हत्या के ठंडे इरादे भरे हुए थे। लॉन्ग हाउ चेन और कयर पहले से ही पूरी तरह से एलेक्स के इतिहास में डूबे हुए थे, इस हद तक कि वे जहां थे उस पूरी स्थिति को भूल गए थे। एलेक्स से आने वाली गहरी उदासी को महसूस करते हुए वे पूरी तरह से कल्पना करने में सक्षम थे कि वह उस समय किस तरह की भावना महसूस कर रहा था। एक पल के लिए वे दोनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। तो आखिरकार स्कोन ऑफ लाइट द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति विश्वासघात का एक आधार था। अंत में उसके साथ विश्वासघात किया गया, लेकिन यह मात्र तथ्य उसे स्लीपिंग कैलामिटी में कैसे बदल सकता है। अध्याय 656 अनंत काल का हृदय भाग 1।
एलेक्स की आंखों में उदासी धीरे धीरे ठंडी हो गई। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि फूलों का मात्र विश्वासघात मेरे पवित्र विश्वासों को धोखा देने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए? उन्होंने मुझे गलत समझा। यह अकेले ही मुझ में ये परिवर्तन लाने के लिए अभी भी पर्याप्त होगा। लेकिन लॉन्ग हाउ चेन, एक किंड्रेड ऑफ लाइट के रूप में, आपको ये समझना चाहिए कि किंड्रेड ऑफ लाइट वह है जिसे प्रकाश की देवी ने चुना है, और उसका संकल्प भी ऐसा ही है। हालांकि मुझे धोखा देने वाली केवल राजकुमारी फूलो ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया थी। एस्केप स्क्रॉल के माध्यम से मैं घात को तोड़कर भाग गया, और उस पल मुझे केवल बहुत अधिक ठंड महसूस हुई। फूलों के विश्वासघात से मेरे दिल के खूबसूरत हिस्से गायब हो गए, लेकिन फिर भी मैं उस पल उससे नफरत नहीं कर सका। वह उससे बहुत प्यार करता था, और चाहे कुछ भी हो, उसके अच्छे अंगों के बारे में सोचना चाहता था। उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की अंतिम उपस्थिति ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद फूलों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, और वह पूरी तरह से तैयार नहीं थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि राजकुमारी होने के नाते ये लगभग असंभव था कि कोई उसके साथ जबरदस्ती कर सके, फिर भी वह इस तरह की सोच को जारी रखना चाहती थी। उस समय ये वास्तव में बहुत मूर्खतापूर्ण था। फूलों को छुरा घोंपना वह मेरे बाएं स्तन को निशाना बना रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि एक सामान्य व्यक्ति के विपरीत मेरा दिल दाहिनी ओर स्थित था। हालांकि उसके जहरीले खंजर ने मुझे गंभीर चोट पहुंचाई, लेकिन ये चोटें घातक नहीं थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से दर्द पर काबू पाया और अपने घाव के इलाज के लिए एक खाली पेड़ ढूंढा। अपने साहसिक कार्यों के दौरान मैंने जो दवा प्राप्त की थी, उस पर भरोसा करते हुए मैंने अपने शुद्ध प्रकाश सार के माध्यम से इस सारे जहर को धीरे धीरे निकालने से पहले अपने शरीर से जहर को बाहर निकाला। ये प्रक्रिया दर्दनाक और लंबी थी, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही मैं फूलों को ये सब स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे पहले अपने शरीर के पूरी तरह से ठीक होने तक इंतजार करना होगा। इस प्रक्रिया में मैंने खोखले पेड़ के बाहर बहुत हंगामा सुना, जैसे कि बड़ी सेनाओं को इधर उधर स्थानांतरित किया जा रहा हो। लेकिन उस समय मैंने इन सेनाओं को नियोजित करने के कारणों की प्रतीक्षा नहीं की। मेरी चोटें ठीक होने और मेरी खेती ठीक होने में पूरे 2 महीने लग गए। मैं साम्राज्य में लौटने के लिए खोखले पेड़ से चुपचाप बाहर निकला। लेकिन इससे पहले कि मैं शहर के द्वार पर पहुंचता, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। शहर के गेट के पास शाही परिवार की एक स्पष्ट घोषणा प्रदर्शित की गई थी, जिस पर लिखा था, साम्राज्य के ड्यूक एलेक्स, जिसने एक शक्तिशाली मार्शल तकनीक चुराने के लिए राजकुमारी फूलों पर हमला किया, उसे ले लिया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाई। देशद्रोह के अपराध में वांछित है। उनके पूरे परिवार को उनके क्षेत्र से वंचित कर दिया जाएगा और उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। अपराधी के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्येक आम व्यक्ति को 10,000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह के घृणित तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, वास्तव में इस तरह के झूठे आरोप लगाएंगे। साथ ही शाही परिवार की यह घोषणा ही एकमात्र बात नहीं थी। ग्लोरियस चर्च के लिए भी इसी सामग्री वाला एक विज्ञापन था, जिसमें मुझे अंधेरे से भ्रष्ट एक विधर्मी के रूप में चिन्हित किया गया था। उस वक्त मुझे धीरे धीरे होश में आने में पूरा आधा घंटा लग गया। वह फूलों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह पूरी तरह से मूर्ख नहीं था। यदि मुझे उस समय मुझे लक्षित करने वाली इस भव्य साजिश का एहसास नहीं होता, तो मैं किंड्रेड ऑफ लाइट की पहचान का उत्तराधिकारी बनने के लिए उपयुक्त नहीं होता। मैं तुरंत भेष बदलकर छिप गया। उस पल मैंने सोचा कि मुझे सबूत ढूंढना होगा कि वे महामहिम और चर्च को धोखा दे रहे थे, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इस परीक्षण के लिए मुख्य आइटम फूलों पर था। यही कारण है कि मैं सीधे रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए उसकी तलाश में गया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कई साल बीत चुके थे, या क्योंकि उन्हें लगा कि वह जहर के कारण मर गया है। साम्राज्य ने आपातकालीन उपाय नहीं किए, इसलिए अपना भेष बदलने के बाद साम्राज्य की राजधानी में लौटना बहुत आसान था। इन पूर्व परिचित स्थानों को देखकर मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। रात में मैं चुपके से शाही महल में घुस गया। मैं अभी भी उस जगह से बेहद परिचित हूँ। हालांकि मैं एक जादूगर था, मेरी साधना 8वें चरण तक पहुंच गई थी। मेरे पास अपने भाग्य में घुसपैठ करने के कई साधन थे। फूलों के घर पहुंचकर मैंने वहां एक और आदमी को देखा, सर्वोच्च पोंटिफ पेलो का पुत्र। वे बहस कर रहे थे और वह फूलों के कमरे में था। उस समय उनके पास पहले से ही उन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में धारणाएं थीं, लेकिन वह अभी भी इस पर विश्वास करने के लिए अनिच्छुक थे। लेकिन जब मैंने उनकी चर्चा की सामग्री को स्पष्ट रूप से सुना, तो अंततः मुझे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था और उस साजिश की सीमा क्या थी। उस समय पर वापस जा रहे हैं, फुलुस ने पेलो से सवाल किया कि वे मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए।
और उसने जवाब दिया कि उसने मेरे जीवित या मृत होने के निशान खोजने के लिए साम्राज्य की सेनाओं के साथ साथ ग्लोरियस चर्च की सेनाओं को पहले ही जुटा लिया था। मेरे हाथों में वह मार्शल तकनीक किसी भी कीमत पर समझी जानी थी। मैंने धीरे धीरे उन सभी ट्रैकों को एक साथ जोड़ दिया जो मैंने इसे रखने के दौरान सुने थे। ये पता चला कि जब मैं कुछ वर्षों के लिए चला गया था तो पेलो ने पहले ही 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इंपीरियल अकादमी की यात्रा कर ली थी। एक था सम्राट के साथ मुझे ग्लोरियस चर्च में लाने के मामले पर चर्चा करना और दूसरा था फुलो के पीछे जाना। सबसे पहले महामहिम को मुझे ग्लोरियस चर्च के साथ जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पेलो कायम रहा, फुलो को लुभाने के लिए अनगिनत तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि फुलो इतनी भौतिकवादी थी कि उसकी तेज गति और ग्लोरियस चर्च के पास मौजूद कई मार्शल तकनीकों और गोलियों की अपील के कारण उसने अंततः उसके निरंतर अपराधों के आगे घुटने टेक दिए। पेलो ने उनसे कहा कि किंड्रेड ऑफ लाइट ग्लोरियस चर्च के लिए खतरा होगा, इसलिए ग्लोरियस चर्च को मुझसे छुटकारा पाने की बिल्कुल जरूरत है, ताकि जब वे पोप बने और फुलो उनकी साम्राज्य बने तो उनके शाश्वत शासन को सुनिश्चित किया जा सके। मूल रूप से फुलो अभी भी कुछ आशंकाएं थीं, लेकिन पेलो ने महामहिम को अन्य साम्राज्यों को खत्म करने और महाद्वीप को एकजुट करने में उनके साम्राज्य का समर्थन करने वाले ग्लोरियस चर्च की इच्छा व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने फुलो से वादा किया कि वह उसे मेरी सारी मार्शल तकनीक सीखने के लिए देगा। शाही परिवार और फुलो अंततः इस तरह के लाभों में फंस गए, जबकि मैं इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए बलिदान बन गया। यह एकदम सही योजना मानी जाती थी। मुझ पर घात लगाने के लिए फुलो के साथ की गई यात्रा का फायदा उठाकर वे मेरी ताकत खत्म करना चाहते थे, और फिर वापस जाते समय फुलो मेरे कम गार्ड और थकावट का फायदा उठाकर मेरे खिलाफ कदम उठाएगा। संभवतः मेरा बचना मुश्किल हो गया है। उस समय उन्हें केवल मेरी हत्या करने और मुझे साम्राज्य और चर्च के गद्दार के रूप में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, इसलिए साम्राज्य के गौरव के रूप में मेरी प्रतिष्ठा के बावजूद इस साजिश के पीछे की सच्चाई जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। मुझे उनसे सख्त नफरत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर, मेरा प्रियतम और मेरे विश्वास एक साथ वास्तव में मुझे धोखा देंगे। उस पल मेरा दिमाग खाली हो गया और जब फुलो और पेलो प्यार कर रहे थे, मैं अचानक अंदर चला गया और उन पर घातक हमला कर दिया। मेरी उपस्थिति उनके लिए बहुत अचानक थी। हालांकि वे युवा पीढ़ी के शीर्ष व्यक्ति थे, हमारी सेनाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर था, और यह एक घात वाली स्थिति भी थी। बहुत जल्दी ही मैंने बढ़त हासिल कर ली और अपने हमलों से फुलो को दबाते हुए पेलो को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महल के शक्तिशाली लोग तुरंत एकत्र हो गए, लेकिन जब मैंने फुलो और पेलो को बंधक बना रखा था तब उन्होंने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैंने फुलो से सवाल किया, तुम्हें मेरे साथ ऐसा क्यों करना पड़ा? तुम्हें मुझमें क्या पसंद नहीं आया? वह तब जीवित रहने के लिए प्रार्थना करती रही, लेकिन वह उनकी पिछली सारी बातचीत पहले ही सुन चुकी थी। उसके बाद भी वह उसकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकता था? उस समय मेरा एकमात्र विचार उन्हें अपने साथ ले जाने का था। बूढ़ा मैं अविश्वसनीय रूप से गौरवान्वित था। इस समय तक उन्हें राष्ट्र के गद्दार की स्थिति में ला दिया गया था, इतनी बड़ी गिरावट को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ। अपने जीवन से अब कोई लगाव न होने के कारण मैं बस अपने साथ इस झूठ बोलने वाले जोड़े को खत्म करना चाहता था। लेकिन आखिरकार पेलो पोप का बेटा था, जिसके पास बहुत सारे साधन थे। जैसे ही मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ, उसने पोप पर हमला करने के लिए असाधारण तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे मुझे गंभीर चोट लगी। और अंत में, चूंकि मैं फुलो के विरुद्ध कदम उठाना सहन नहीं कर सका, इसलिए मैं कारावास से भागने का ही विकल्प चुन सका। अंततः बाहर निकलने के बाद मैं बाल बचने के बाद धक्कों से ढका हुआ राजधानी में छिपने के लिए चला गया। तुरंत साम्राज्य ने मेरे निशानों की तलाश में पूरे शहर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। यह एक बेघर आदमी की मदद से था जिसे मैंने पहले बचाया था कि मैं सौभाग्य से उसका पीछा करने से बच गया। लेकिन जब मैं अपने घाव ठीक कर ही रहा था, तभी जोरदार खबर आई। वे मेरे परिवार को ले गए थे। एलेक्स ने दांत पीसकर घोषणा की, वे जानते थे कि यह साम्राज्य में छिपा हुआ था, यही कारण है कि उन्होंने गद्दार के परिवार को फांसी देने की घोषणा जारी की। मुझे वह दिन अभी भी स्पष्ट रूप से याद है। जैसे ही महामहिम ने जनता के सामने फांसी का आदेश जारी किया, आसमान खून से लाल हो गया। जब मैंने पेलो और फुलो को कवच पहने हुए और मेरे परिवार के सिरों को काटते हुए देखा, तो मेरे अंदर आशा और रोशनी का आखिरी अंश भी खो गया, जो चला गया। आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सभी रिश्तेदारों को मरते देखा हो। मेरे पिता, माता, बड़ी बहन, छोटी बहन और मेरे परिवार के बाकी लोग, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी माफ नहीं किया गया।
मेरे पूरे परिवार को बिना किसी अपवाद के मार डाला गया। मुझे पता था कि वे उस पल मेरे खुद को दिखाने का इंतजार कर रहे थे। एक उत्तम चारा लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे, केवल वे ही मेरे चरित्र को अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन उस क्षण पिछली यात्रा में मुझे जो काला मोज़ेक मिला था, वह मेरी गहरी भावनाओं से प्रभावित था, जिससे मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया और मैं एक कदम भी चलने में असमर्थ हो गया। यही कारण था कि मुझे एक एक करके अपने परिवार के कत्लेआम के दृश्य को एकटक देखते रहना पड़ा। उस समय वह क्रोधित था, उन्माद की स्थिति में आ गया था। मेरे रिश्तेदारों के खून से साम्राज्य की राजधानी के सार्वजनिक चौराहे का फर्श नहा गया। मेरे परिवार के 367 सदस्यों में से एक भी इस भाग्य से बच नहीं पाया। वे सभी कसाईयों की चाकुओं के नीचे हिंसक मौत के शिकार हुए। जब तक मैं उस ठंडी स्थिति से उबरा, मेरा बाकी परिवार पहले ही विलुप्त हो चुका था। मुझे लगा कि मैंने उनके भूतों को देखा है, जो पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में आकाश की ओर चल रहे थे। जब मेरा पूरा परिवार पहले ही मर चुका था, तब मैंने एक कदम भी नहीं उठाया और मैं अत्यधिक दुख के साथ उस स्थान से चला गया। चूंकि मैं इस नरसंहार के आरंभ से अंत तक उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनका मानना था कि मैंने पहले ही पोम्बो साम्राज्य छोड़ दिया है। इस प्रकार शिकार का अस्थायी अंत हो गया। इसके बजाय वे पूरे महाद्वीप में मेरे ट्रैक की जांच करने गए। अध्याय 657 अनंत काल का हृदय भाग 2। अंततः साम्राज्य छोड़ने के बाद मैं एक निर्धारित दिशा में भागता रहा। 7 दिनों और 7 रातों तक बदहवास दौड़ता रहा, जब तक कि मैं पूरी तरह से थक नहीं गया और खुद को एक घाटी में पाया। उस दिन से मेरे हृदय में कोई प्रकाश नहीं रहा, केवल अंतहीन आक्रोश था। ये नफरत ही थी जिसने मुझे जीवित रखा। मुझे उन सभी को मारना था जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था और मेरे लोगों का नरसंहार किया था। किसी कारण से जब तक मैंने सारी रोशनी खो दी, कैरी की तकनीक अवर्णनीय रूप से गायब हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि वह अपने मन में मौजूद नफरत से निराश थी। लेकिन मेरी नज़र में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह काला मोज़ेक जो उसके पास था, वह एक प्राचीन जादूगर की विरासत थी। प्रकाश और नेक्रोमेंसी दो पूरी तरह से विपरीत शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन मेरे जन्मजात उपहारों के लिए धन्यवाद, मैंने धीरे धीरे उन दोनों को मिला दिया। मुझे शक्ति की आवश्यकता थी, उसे पूरे पोम्बो साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और गौरवशाली चच की सभी ताकतों को नष्ट करने की जरूरत थी। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था इस दुनिया में, बाकी सभी लोग मेरे दुश्मन थे। केवल उनका खून और जीवन ही मेरे दिल की नाराजगी को शांत कर सकता है। मैंने एक दिन बदला लेने की खातिर दिन रात प्रशिक्षण लिया, अपनी ताकत को बड़े पैमाने पर बढ़ाया। बदला मेरी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन गया। 100% प्रशिक्षित करने के लिए पहाड़ों की गहराई में छिपा प्रकाश का एक प्रकार। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कितना डरावना है? जिस समय मैंने इन गहरे पहाड़ों को छोड़ा, मैं लाइट अलेक्स का वंशज नहीं था, बल्कि नेक्रोमेंसर संत स्लीप इन कैलामिटी अलेक्स था। मैंने लोगों को देखते ही मार डाला, अपने आदेश के तहत उन सभी को जीवित से मृत में बदल दिया। एक छोटे से शहर से शुरुआत करके मैंने धीरे धीरे अपनी अजेय सेना इकट्ठी की। जब मैं पोम्बो साम्राज्य में वापस आया तो मेरे पास पहले से ही लाखों लोग मरे हुए थे। मैंने पोम्बो साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और जब फुलो वेश्या ने पोम्बो का पीछा करते हुए वापस गौरवशाली चच में प्रवेश किया, तो मैं अंततः चच को नष्ट करने के लिए अपनी मृत सेना लेकर आया। मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। उसने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर लॉन्ग हाओचेन क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपने उन अनगिनत निर्दोषों के बारे में नहीं सोचा है जिनका आपने इतना प्रतिशोध लिया है? आपके बदला लेने के निशाने पर पोम्बो साम्राज्य का शाही परिवार और चच थे, तो आपको इतने सारे लोगों को शामिल क्यों करना पड़ा? उसे अलेक्स की मुठभेड़ों से सहानुभूति थी, लेकिन उसके क्रूर तरीकों और अन्य मनुष्यों के प्रति उसके व्यवहार से पूरी तरह से घृणा थी। अलेक्स ने उदासी की एक उदासीन अभिव्यक्ति प्रकट की। जब मैं अतीत में डगमगा गया तो मुझे बाद में पछतावा हुआ, लेकिन उस समय 3 साम्राज्य और अकेले चच बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए एक अकेले व्यक्ति की ताकत से संभवतः सटीक बदला नहीं लिया जा सकता था। बदला लेने के लिए मैं अपने पतन के दौर से गुजरा और अंधेरे की ओर चला गया, लेकिन उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गलत हो सकता हूं। मेरी नज़र में कत्लेआम ही मायने रखता था। लॉन्ग हाओचेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वह अलेक्स से गहरा दुख और पश्चाताप महसूस कर सकता था। उसे पछतावा है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले संत नेक्रोमेंसर, जिसने मानवता को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, अलेक्स को अपने कृत्यों पर पछतावा होगा? क्या ये कैयर और मेरे कारण हो सकता है? भले ही अलेक्स के मन में पश्चाताप हो, उसके बारे में लॉन्ग हाओचेन की धारणा उस तरह नहीं बदलेगी। पाप पहले से ही किया जा रहा है, क्या पश्चाताप उसे बदल भी सकता है?
उसके हाथ कितने इंसानी खून से रंगे थे। मेरे अपने घर को नष्ट करने के बाद ग्लोरियस चर्च ने युद्ध शुरू करके मुझे प्रबंधित करने के लिए अन्य 2 साम्राज्यों के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। उस समय मैंने पहले ही पूरे महाद्वीप के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था और मेरे हाथों में बड़ी संख्या में मरे हुए बिजली घर थे। उनकी आत्मा की आग मेरे नियंत्रण में थी, जो उन्हें अतुलनीय रूप से वफादार बनाती थी। 1 अरब मरे हुए लोगों की सेना मेरी कमान के अधीन थी, जो खुद को लॉन्च कर रही थी प्लेग की तरह गौरवशाली चर्च की ओर। यद्यपि गौरवशाली चर्च के पास शक्तिशाली दिव्य जादू था, एक संत नेक्रोमेंसर के रूप में मेरे नियंत्रण में मरे लोगों में प्रकाश के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध था। युद्ध की शुरुआत में उसे पूरा फायदा मिला, लेकिन मरे हुए तो आखिरकार मरे ही नहीं थे। भले ही वे अधिक वफादार थे, फिर भी उन्होंने मनुष्यों से संबंधित अपनी बुद्धि खो दी थी। इस गौरवशाली युग में लोगों के दिल धीरे धीरे एकजुट हुए और एक बार जब उन्होंने अपने सैनिकों को स्थिर कर दिया तो गौरवशाली चर्च के नेतृत्व में जवाबी हमला शुरू किया गया। उस समय वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, ग्लोरियस चर्च के पोप के हमलों को भी झेलने में सक्षम था। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी अजेय सेना अपने आप जीत जाएगी। अंतिम निर्णायक युद्ध में मेरी अजेय सेना हार गई और यद्यपि इसकी मानव सेनाओं को भी करारी कीमत चुकानी पड़ी, अंत में मैं हार गया। ग्लोरियस चर्च के पोप के नेतृत्व में विशेषज्ञों के समूह द्वारा गंभीर रूप से घायल होने पर मुझे उस पोप द्वारा दिया गया एक दुर्भावनापूर्ण अभिशाप मिला, जिसने मेरी ताकत को कमजोर कर दिया। अगली सहस्राब्दी तक मैं उस पवित्र अभिशाप के कारण अत्यंत पीड़ा में रहा और चिरनिद्रा में सो गया। ये युद्ध मेरी हार के साथ खत्म हुआ, लेकिन मेरा बदला फिर भी सफल रहा। हालांकि मुझे गंभीर अपूरणीय चोटें लगीं, लेकिन जिन लोगों ने मेरे रिश्तेदारों को घायल किया वे सभी मारे गए, जिनमें पोप पेलो और फुलो भी शामिल थे। मुझे आज भी वह पल अच्छी तरह याद है जब मैंने फुलो के दिल के टुकड़े कर दिए थे। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं और वह लड़ रहा था। उसने ये देखने के लिए अपना दिल बाहर निकाला था कि क्या वह अभी भी लाल है। पेलो को सबसे दर्दनाक तरीकों से मरे हुए में बदल दिया गया था। उसे अपने पास रखते हुए मैंने 1000 वर्षों के दौरान धीरे धीरे उसकी आत्मा की आग को प्रज्वलित किया, अंततः उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और हमेशा के लिए उसे पुनर्जन्म लेने से रोक दिया। उस समय की बात करें तो अनंत काल का ये टॉवर मेरे भौतिक शरीर को पोषण देने के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अंततः उस घृणित अभिशाप से उबरने में सफल नहीं हो सका। अन्यथा उस समय की मेरी खेती को देखते हुए मैं 1000 नहीं 10,000 साल तक जीवित रहने के बाद भी नहीं मरूंगा। लेकिन वास्तव में मेरी चिर निद्रा का कारण मेरे शरीर पर लगे घाव नहीं, बल्कि मेरा दिल था। अपने दुश्मनों को मारने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया को एक साथ रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियजन मर गए, मेरे नफरत करने वाले भी। मेरा दिल खाली हो गया, जीवन की कोई चिंता नहीं रही, इसलिए मैंने अंततः खुद को मरने देने का फैसला किया। इसलिए मैंने खुद को यही सुला लिया, क्योंकि मैं उस समय के युद्ध को याद करने और यह सोचने के लिए तैयार नहीं था कि यह सही था या गलत। अब लगता है कि यह गलत था। मैं वास्तव में गलत था, भले ही मैंने उनका वध किया हो या नहीं, मेरे रिश्तेदार अभी भी वापस नहीं लौटेंगे। इसके अलावा मैंने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली है। मेरा अपराध पहले से ही मुक्ति से परे है। मैं मानवता का सबसे बड़ा पापी हूँ। इस बिंदु पर पहुंचते पहुंचते अलेक्स की उदास निगाहों में गंभीर घृणा और निराशा झलकने लगी। जब उसने लॉन्ग हाउचेन और कयर की ओर देखा, मुझे जगाने के लिए और मुझे मेरी पिछली शिकायत से मुक्त करने के लिए आप दोनों को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से सो रहा हूँ, लेकिन ये सब होने के बाद और आखिरकार मैं शांत हो गया। मैं अपने द्वारा किए गए बुरे अपराधों को देख सकता हूँ। जैसा कि आपने कहा, मेरी शक्ति आप दोनों के उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्रोमेंसी से जुड़ी यह विरासत हमेशा गायब रहनी चाहिए, ताकि ऐसी किसी अन्य आपदा की संभावना से बचा जा सके। मूल रूप से उनका मानना था कि इस दुनिया में सभी मनुष्य घृणित और बेशर्म प्राणी हैं, जो मोक्ष से परे हैं। लेकिन दोनों के बीच की भावनाओं को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। दोनों में से एक दूसरे की खातिर अपनी जान देने को पूरी तरह तैयार था, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की कीमत चुकाते हुए, और दूसरे ने अपने प्रिय के लिए प्रकाश के परिजन के रूप में अपने विश्वासों को छोड़ना चुना। आखिरकार आप दोनों ने मुझे दिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। एक सच्चा जोड़ा तब तक बंधा रहता है जब तक आप अलग नहीं हो जाते। धन्यवाद। आखिरकार दोनों के बीच की भावनाओं को देखकर मैं समझ गया हूं कि इस दुनिया में वास्तव में प्यार मौजूद है, कि सभी इंसान घृणित प्राणी नहीं हैं। तो यह वास्तव में एक हृदयविदारक इच्छा थी कि मुझे अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध करना पड़ा। इतने लंबे समय के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये सब बताने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
मेरे हृदय में व्याप्त बुरी प्रवृत्तियां भी शुद्ध हो रही हैं, और भले ही मैं संभवतः प्रकाश के आलिंगन में वापस नहीं लौट सकता, कम से कम ये दुष्ट शरीर अपने पवित्र मूल में योगदान दे सकता है। इतना कहकर एलेक्स ने अपना दाहिना हाथ उनके सामने ताबूत की ओर इशारा किया। पहले से फैली हुई मृत्यु ऊर्जा तुरंत बाहर निकल गई। उनके बाएं हाथ ने लॉन्ग हाओचेन और कयर की ओर इशारा किया और उनके शरीर तुरंत एक सुनहरे अवरोध से घिर गए, जिससे वे किसी भी प्रकार की मृत्यु ऊर्जा से प्रतिरक्षित हो गए। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हिंसक रूप से स्पंदित होने वाली मृत्यु ऊर्जा सफेद हो गई थी, और हालांकि लॉन्ग हाओचेन और कयर के पास केवल मृत्यु ऊर्जा के उस पहले जेट की एक झलक महसूस करने का समय था, उन्होंने उस मृत्यु ऊर्जा में एक आश्चर्यजनक शुद्धता महसूस की। ऐसी शुद्धता की मृत्यु ऊर्जा पहले से ही एक संत नेक्रोमेंसर स्तर की सीमा से परे थी। ये वह सारी राशि थी जो एलेक्स ने कई वर्षों में अर्जित की थी। ऐसी भयानक शक्ति को पवित्र प्रकाश से परे जीवन में एलेक्स की संपूर्ण उपलब्धियां कहा जा सकता है। जैसे ही एलेक्स ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, हवा का एक सफेद प्रवाह इकट्ठा हो गया, जिससे उसके दाहिने हाथ के चारों ओर सफेद रोशनी की धारियां फड़फड़ाने लगीं। जैसे जैसे उसकी उंगलियां चमकती गईं, उस चमकदार चमक ने टॉवर ऑफ इटर्निटी की पूरी 7वीं मंजिल को पूरी तरह से सफेद कर दिया। एलेक्स ने भावशून्यता से कहा, कईर, तुम बड़ी पीड़ा से गुजरे हो, और जब तुम अंततः अंतिम रास्ते पर चले, तो मैंने पहले ही तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में लेने का फैसला कर लिया था। आपने निश्चित रूप से मेरे दिल और आत्मा को शुद्ध कर दिया है, जिससे मुझे एहसास हुआ कि मेरी यह विरासत कितनी गंदी है। इसलिए मैं आपको पवित्र नेक्रोमेंसी से संबंधित कुछ पेश करना चाहता हूँ। अपनी पिछले कई वर्षों की नींद में मैंने सबसे शुद्ध प्रकार की मृत्यु ऊर्जा को संघनित किया है। चूंकि आपके पास संसार का शरीर है, आप में स्वाभाविक रूप से शुद्धिकरण की शक्ति है। मेरी यह मृत्यु ऊर्जा आपके साथ उत्तम तालमेल बनाएगी। हालांकि मैं आपको विरासत में अपनी शक्ति प्रदान नहीं कर सकता, आप इसे अपने लिए एक उपहार के रूप में मान सकते हैं। आपको इस पर विचार करने या प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं, एलेक्स, जो निर्णय लेता हूं वह अनिवार्य रूप से घटित होगा। जब तक आप लॉन्ग हाओचेन को खुद को मारने नहीं देना चाहते, वह धीरे धीरे मेरी इस सारी मृत्यु शक्ति को अवशोषित कर लेता है। आसपास की सफेद रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई, उसमें एक पारभासी, चमचमाता, सफेद, आड़ू के आकार का मोती दिखाई देने लगा। एलेक्स के सामने अध्याय 658 अनंत काल का हृदय भाग 3। प्रकाश की एक चमक में ये सफेद मोती शांति से कयर के सामने उड़ गया। सुनहरी खोपड़ी, शाश्वत मेलोडी प्रतिक्रिया में वापस तैरने लगी। लेकिन इस प्रक्रिया में शाश्वत राग धीरे धीरे बदल गया, एक तरल की तरह लयबद्ध रूप से आगे बढ़ता हुआ। इस प्रक्रिया में अनंत मेलोडी रूपांतरित हो गई, अंततः लॉन्ग हाओचेन के चित्र की उपस्थिति में बदल गई, जो कयर के सामने तैर रही थी। सफेद मृत्यु ऊर्जा मोती के साथ एकीकृत हो गई, और तुरंत सुनहरा शाश्वत मेलोडी सफेद टिमटिमा गया। न केवल अंदर कोई मृत्यु ऊर्जा महसूस की जा सकती थी, बल्कि इसके विपरीत यह एक पवित्र गंध से भर गया था। कईर की गर्दन पर लटकते हुए नया शाश्वत मेलोडी पहले की तरह ही उसकी गर्दन से चिपक गया और सफेद रोशनी की चमक के साथ उसकी छाती में समा गया। कईर को केवल शाश्वत मेलोडी से फैली एक शीतलन शक्ति महसूस हुई, जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिल रही थी। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता न होने के कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठी। एलेक्स ने अपनी मृत्यु ऊर्जा को शाश्वत मेलोडी के भीतर संग्रहित किया था, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा के डर से इसे सीधे अवशोषित करने की अनुमति नहीं दी, जिससे कईर को तुरंत असहनीय लगेगा। कईर की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखते हुए एलेक्स के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहला उपहार है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जबकि दूसरे उपहार के लिए मैं तुम्हें बाद में दूंगा। निश्चिंत रहें, चूंकि मैंने आपको यह उपहार दिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें एक साथ रहने में मदद करूंगा। अन्यथा आपके साथ के बिना सबसे बड़ा उपहार भी आपको खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उनके शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन और कईर के चेहरे आश्चर्य और खुशी की अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि लॉन्ग हाओचेन वास्तव में एलेक्स से घृणा करता था, लेकिन उसे छोड़ने से सचमुच नफरत थी। भले ही अन्य सभी कारणों को एक तरफ रख दिया जाए, ये केवल कईर की खातिर ही था कि वह इस तरह मरने को तैयार नहीं था। एलेक्स के दाहिने हाथ ने एक बार फिर उसके सामने ताबूत की ओर इशारा किया, और इस बार जो उसमें से निकला वह अतुलनीय पवित्रता की एक शानदार रोशनी थी। जब वह ताबूत से बाहर निकली तो एलेक्स को तुरंत एक भ्रामक रूप मिल गया, जैसे कि उसकी आत्मा पर बहुत बड़ा हमला हो रहा हो। पिछली मृत्यु संग्रहित ऊर्जा की तुलना में इस बार एलेक्स ने जो सुनहरी चमक जारी की वह बहुत धीमी हो गई,
उसका चेहरा पहले की तुलना में बहुत गंभीर लग रहा था, इसलिए ये थोड़ा अजीब था। हालांकि वह सुनहरा अवरोध वहां था, लॉन्ग हाओ चेन स्पष्ट रूप से प्रकाश के बहुत शुद्ध सार को महसूस कर सकता था। वह क्या था जो उस पवित्र शक्ति से निकल रहा था जिसे उसने स्वयं कई हजार वर्षों से संग्रहित किया था। लॉन्ग हाओ चेन ने आश्चर्य से अलेक्स को देखा, हालांकि वह अलेक्स से उसके पिछले कृत्यों के लिए घृणा करता था। हालांकि वह उसकी खेती की उपलब्धियों के लिए उसकी बहुत प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। केवल अपनी आत्मिक शक्ति पर भरोसा करके वह वास्तव में उस शरीर से शक्ति खींचने में सक्षम था। इससे पता चला कि प्रकाश शक्ति के बारे में उनकी धारणा कितनी महान थी। खुद को आश्चर्यचकित करते हुए लॉन्ग हाओ चेन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें अलेक्स से अलग करने वाली दूरी अभी भी अतुलनीय रूप से व्यापक थी। उसने जितने भी शक्तिशाली लोगों का सामना किया था, उनमें से सबसे शक्तिशाली निस्संदेह दानव देवता सम्राट फेंग शियू और यह नेक्रोमेंसर सेंट अलेक्स था। पूर्व कुल आध्यात्मिक ऊर्जा में मजबूत हो सकता है, लेकिन अलेक्स के प्रकाश पर उसके आत्मा रूप के नियंत्रण को देखते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने यह निर्धारित किया कि फेंग शियू भी निश्चित रूप से अलेक्स का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। धीरे धीरे समाप्त होने से पहले प्रकाश पूरे 1 घंटे तक खींचा गया था। लॉन्ग हाओ चेन और कईयर समझ गए कि अलेक्स अब जो कर रहा था वह लॉन्ग हाओ चेन के पुनरुत्थान से काफी हद तक संबंधित था। उसे यह समझ में नहीं आया कि पूर्व सबसे शक्तिशाली नेक्रोमेंट किस विधि से लॉन्ग हाओ चेन के खोए हुए दिल को वापस पाने का प्रयास कर रहा था। ताबूत अब तेज रोशनी नहीं छोड़ रहा था और अलेक्स का चेहरा पहले से भी अधिक केंद्रित हो गया था। उसके दाहिने हाथ को उसके माथे पर हल्के से दबाया गया और फिर उसकी आत्मा के बीच से प्रकाश की एक किरण निकली। उसकी चाल धीमी थी और उसके चेहरे पर भाव मुड़ने लगे, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दर्द में है। लेकिन उनके दोनों हाथ बेहद स्थिर थे और उनमें समान गति बनी हुई थी। धीरे धीरे प्रकाश का वह कण उसकी आत्मा से पूरी तरह हट गया। जब उन्होंने समाप्त किया तो उनका मूल रूप से बहुत ही भौतिक आत्मा शरीर तुरंत पारदर्शी हो गया, जो पहले की तुलना में बहुत कमजोर था। अलेक्स के हाथों ने वही हरकत शुरू कर दी। उसके हाथों से प्रकाश के कण एक बड़ी गेंद में एकत्रित हो गए और उसके हाथ जटिल प्रतीकों का पता लगाने लगे। प्रत्येक गति बहुत तेज लग रही थी। ये जटिल प्रतीक इन जटिल प्रतीकों के सामने लगातार डगमगाते रहे, कांपते भी रहे। जैसे जैसे एक के बाद दूसरा प्रतीक पूरा होता गया, अलेक्स का आत्मा शरीर अधिक से अधिक पारदर्शी होता गया और आखिरी वाले के साथ वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना मुंह चौड़ा कर लिया और सांस लेते हुए ताबूत की ओर देखा। तुरंत ताबूत से गहरे भूरे रंग की ऊर्जा फूट पड़ी, जिसके संपर्क में आने पर उसकी आत्मा का शरीर फिर से पदार्थ में आ गया। केवल गहरा भूरा रंग बुराई और द्वेष से भरा हुआ लग रहा था, जो ठीक सामने सुनहरे रंग के साथ असंगत था। धमाका 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 धमाका, एक शानदार दृश्य सामने आया। जब अलेक्स ने उसके हाथ पकड़ लिए तो उसने उस ढेलेदार सुनहरी वस्तु को लॉन्ग हाओ चेन के सामने रख दिया, जिससे दिल की धड़कन जैसी आवाजें आने लगी और वह धीरे धीरे हाओ चेन की ओर बढ़ गया। ये वह दिल है जिसे मैंने तुम्हारे लिए फिर से बनाया है। आपका शरीर अपने कार्यों को पुनः प्राप्त करने और अपनी शक्ति को आत्मसात करने में सक्षम होगा। ये भविष्य में आपकी सबसे मजबूत आध्यात्मिक गुहा बन जाएगी, साथ ही आपकी सारी शक्ति का स्रोत भी बन जाएगी। उन्होंने इसे अनंत काल का हृदय कहा, और अगर मैं ऐसा कह सकूं तो यह मेरे पूरे जीवन की सबसे महान कृति है। इस बिंदु पर अलेक्स आत्म प्रशंसा में सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। जाहिर तौर पर उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि उन्होंने ये हॉट ऑफ इटर्निटी बनाया है। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे नफरत करनी होगी और मेरी ताकत से नफरत करनी होगी। यद्यपि आप मेरे इस उपहार को अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आप कयियर के साथ रहना चाहते हैं, आप अनिच्छुक महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका पवित्र हृदय अनिवार्य रूप से इस उपहार से प्रभावित होगा, है ना? लॉन्ग हाओ चेन ने एक शब्द भी नहीं बुदबुदाया, चुपचाप अलेक्स के कथन का अनुमोदन किया। सचमुच जीने की खातिर वह अपनी आंखों के सामने सब कुछ प्राप्त करने के लिए सहमत हो सकता था, भले ही इसका मतलब उसके बेईमान पवित्र विश्वासों के खिलाफ जाना हो। कयियर की खातिर वह अपना सब कुछ त्यागने को तैयार था, लेकिन वह जानता था कि वास्तव में अलेक्स की शक्ति को स्वीकार करना, भले ही यह उसके शरीर से ली गई शक्ति ही क्यों न हो, निश्चित रूप से लॉन्ग हाओ चेन के भविष्य में बाधा बनेगी और बाद में इसकी खेती पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अलेक्स ने शांति से कहा, ठीक है, इन मुद्दों के कारण आपको हॉट ऑफ इटर्निटी प्राप्त करने से पहले मुझे कुछ चीजें स्पष्ट करनी होंगी। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं और मेरी हर चीज को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते प्रकाश को अस्वीकार करो। आप प्रकाश के परिजन हैं, जिनके लिए प्रकाश की शक्ति किसी अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त है। आपने देखा कि मैंने अभी क्या कहा,
मैंने करियर को सबसे शुद्ध मृत्यु ऊर्जा दी जिसे मैं हजारों वर्षों से संघनित कर रहा हूं, जो कि मेरी मूल शक्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन यह अपनी पवित्रता में कायम है क्योंकि इसमें कोई अनावश्यक अस्तित्व नहीं है, जिससे ये केवल करियर के लिए फायदेमंद है और यह मुझ पर कोई विशिष्ट निशान नहीं छोड़ेगा। जब मैंने आपके लिए इस हॉट ऑफ इटर्निटी को संक्षिप्त किया तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने इसे शुद्धतम प्रकार की पवित्र शक्ति में बदलने के लिए सारा प्रकाश सार निकाला। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी आत्मा को नंगा और छील लिया है? पूर्व किंड्रेड ऑफ लाइट के रूप में यह मेरी पहचान है। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें अपनी शक्ति नहीं दे रहा हूं, बल्कि पिछले प्रकार के प्रकाश की शक्ति दे रहा हूं। आप इसे उस समय से पहले जब मैं भ्रष्ट हो गया था, पवित्र प्रकाश और शुद्धतम प्रकार का मांस प्राप्त करने के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है, इन दो शक्तियों को मुझसे छीन लेने के बाद मेरे पास जो कुछ बचा है वो मृत्यु की शक्ति है, साथ ही सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। इन सभी को भ्रष्ट, मेरा भ्रष्टाचार और प्रकाश का भ्रष्टाचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सारा दोष मेरा है, रोशनी का नहीं। अभी जाओ, तुम मेरे हॉट ऑफ इटर्निटी के लिए सबसे उपयुक्त मेजबान हो। ऐसा कहते समय अलेक्स की आंखें चमक उठी क्योंकि प्रकाश की गेंद अचानक हाओचेन के दिल के बीच में अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। उसने महसूस किया कि गर्मी की एक अतुलनीय लहर उसके सभी अंगों तक पहुंच रही है और इसके कारण वह अनजाने में फर्श पर क्रॉस लेग बैठ गया है। उसका पूरा शरीर सोने का हो गया और उसकी सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई। लॉन्ग हाओचेन पर अपनी जलती हुई निगाहें डालते हुए अलेक्स ने धीरे धीरे अपनी सांसें हल्की करने से पहले उसे कुल 10 मिनट तक देखा। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने घोषणा की, मैं अभी भी नेक्रोमेंसर संत स्लीप इन कैलामिटी अलेक्स हूं। इस संसार में जीवन और मृत्यु के बारे में आपसे अधिक कोई नहीं जानता। माई हॉट ऑफ इटर्निटी सफल रही और कुछ अर्थों में भ्रष्ट होने से पहले मेरा अतीत लॉन्ग हाओचेन के अंदर जीवित रहेगा। शायद यही सबसे अच्छा विकल्प था जो वह चुन सकता था। मैं भविष्य में मानवता के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले सभी योगदानों का एक छोटा सा हिस्सा बनूंगा। मुझे आशा है कि यह मेरे पिछले सभी पापों के लिए एक छोटी सी मुक्ति का काम करेगा। करियर, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि मैंने चीजों को कैसे संभाला? ये सुनिश्चित करने के बाद कि लॉन्ग हाओचेन ठीक से हॉट ऑफ इटर्निटी के साथ एकीकृत होना शुरू कर रहा है, अलेक्स ने अपना दृष्टिकोण करियर की ओर स्थानांतरित कर दिया। करियर उसकी ओर झुक गया। हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ। वह लॉन्ग हाओचेन जैसी नहीं थी क्योंकि उसका अच्छाई के प्रति इतना स्पष्ट स्वभाव नहीं था। वह केवल इतना जानती थी कि यह पहले एक मानवीय पापी था जिसने अभी अभी उसके प्रिय को बचाया था। वह बस कृतज्ञता से भरी हुई थी। अलेक्स मुस्कुराया, हालांकि तुम्हें मेरी नेक्रोमेंसी विरासत में नहीं मिल सकती, तुम्हें अंत में मेरी मृत्यु ऊर्जा मिल गई। मैं इस संसार को सदैव छोड़कर तुम्हारे हाथ से शुद्ध होना चाहता हूं। यह सर्वोत्तम गंतव्य है जिसकी आप इच्छा कर सकते हैं। उस क्षण के बाद से जब अपराधबोध और नफरत ने मेरी दृष्टि को धोखा दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगा जब मैं फिर से इतना खुश होऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन दिनों में वापस चला गया हूं जहां मैं प्रकाश का देवता था, जब मेरा जीवन और आत्मा अपने चरम पर थे। करियर, क्या आप मुझे मास्टर कहने को तैयार हैं? अध्याय 659 सभी जीवन को बनाए रखना, सभी सितारों को तोड़ना, मेरे जैसे किसी के बिना दुनिया का पहला भाग। मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में और अस्तित्व, क्या तुम मुझे स्वामी करियर कहने को तैयार हो? जब अलेक्स ने करियर से यह अनुरोध किया तो उसके चेहरे पर अनजाने में उदासी की झलक दिखाई दी। मास्टर, आपने? करियर ने बिना सोचे समझे उसे ऐसा कहा। अलेक्स की कहानी लॉन्ग हाओचेन और उसे कैसे प्रभावित नहीं कर सकी। लॉन्ग हाओचेन बेहतर था क्योंकि अलेक्स दयनीय था। उसकी गलती ने वास्तव में उसे मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा पाप कराया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को भी उससे सहानुभूति थी, लेकिन वह मानवता के खिलाफ अपने पापों को बिल्कुल नहीं भूलेगा। लेकिन करियर आखिरकार एक लड़की थी जिसने अपनी युवावस्था के दौरान दर्दनाक अनुभव भी झेले थे। उसकी सहानुभूति लॉन्ग हाओचेन की तुलना में कहीं अधिक थी और अभी उसने केवल इस पिछले बेजोड़ नेक्रोमेंट को वास्तव में दयनीय पाया और इस महान सहानुभूति के अलावा उसके बारे में कोई अन्य धारणा नहीं थी। महान करियर को उसे मास्टर कहते हुए सुनकर अलेक्स की भावनाएं बहुत प्रभावित हुई। अच्छी लड़की, मैंने आपके स्वामी के रूप में ठीक से व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसे मुझे ऐसा कहते हुए सुनकर मेरे दिल को अंततः कुछ आराम मिला। मैं, अलेक्स, ने इस जीवन में कई बुरे बीज बोए, लेकिन अंत में मैं आप जैसे शिष्य को पाकर सम्मानित महसूस कर सकता हूं। मुझे शांति महसूस हो रही है। आपके शिक्षक ने आपके लिए एक महान उपहार छोड़ा है। मानव संसार में लौटने के बाद कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा।
इससे क्या फर्क पड़ता है कि लॉन्ग हाओ चेन प्रकाश का वंशज है। महान अलेक्स का शिष्य किसी भी तरह से हीन नहीं है। इस बिंदु पर अलेक्स को नेक्रोमेंसर संत और स्लीपिंग कैलामिटी के रूप में जो गौरव प्राप्त था वह एक बार फिर से उभरता हुआ प्रतीत हुआ। अपना दाहिना हाथ उठाते हुए उसने उसे करियर की ओर घुमाया और तुरंत डेथ गॉड की सिकल को अपने हाथ में ले लिया। ये काफी अजीब बात थी, लेकिन वह शक्तिशाली डेथ गॉड सिकल, जो सभी मरे हुओं का प्राकृतिक दुश्मन है, अलेक्स के हाथ से गहरे भूरे बल में समा गया था, जिससे उसकी शुद्ध करने वाली शक्ति अपने सभी प्रभाव खो बैठी थी। अपना सिर उठाते हुए अलेक्स ने एक ठंडी मुस्कान दी। इस टॉवर ऑफ इटर्निटी को मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कहा जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक सोने के बाद ये वास्तव में इस हद तक विकसित हो जाएगा। क्या तुम मेरे नियंत्रण से बचना चाहते हो? मुझे तुच्छ मत देखो करियर, मैं जा रहा हूँ। चूंकि आपने मुझे अपना स्वामी कहा है, मैं आपके लिए अनंत काल का टॉवर छोड़ने जा रहा हूँ। ये पहले से ही एक अति दिव्य उपकरण के मानकों के करीब विकसित हो चुका है। उसकी बुद्धि पहले ही प्रकट हो चुकी है। मैं उससे जाति दूर कर दूंगा। अब से यह आपका हथियार और ढाल होगा। जब उनकी अनावश्यक शक्तियां मेरे हाथ से शुद्ध हो जाएंगी, तब तुम और तुम्हारे साथी उन्हें इच्छानुसार ग्रहण कर सकेंगे। उन्हें बर्बाद न होने दें। इन अनावश्यक शक्तियों को अवशोषित करने के बाद आप सभी इस स्थान को छोड़ सकते हैं। उनके भाषण के बीच में अनंत काल की मीनार अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा का भारी उतार चढ़ाव फूट रहा था, मानो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अलेक्स ने गर्व से कहा, अभी भी रुके हुए हैं? तुम सचमुच मेरी अपनी रचना हो। मुझे यह मत बताओ कि चूंकि तुम्हारे पास अपनी बुद्धि है, इसलिए तुम मेरे नियंत्रण से बच सकते हो। आपकी रचना के समय मैंने पहले ही सभी संभावित संभावनाओं पर विचार कर लिया था। आपकी वर्तमान स्थिति एक अति दिव्य उपकरण के करीब भी नहीं है। भले ही आप वास्तव में एक अति दिव्य उपकरण बन गए हो, यह आपको बिना किसी प्रयास के नष्ट कर सकता है। उसकी बाईं उंगली आसमान की ओर इशारा करते हुए अचानक गहरे भूरे रंग की बिजली चमकी। टावर ऑफ इटर्निटी के शीर्ष को लक्ष्य करके गोली चलाई गई। तुरंत अलेक्स के शरीर के नीचे का ताबूत गहरे भूरे रंग की गहरी धुंध के साथ सभी दिशाओं में बिखर गया। उस टॉवर ऑफ इटर्निटी से बिखरने वाली शक्ति लगातार अधिक से अधिक शक्तिशाली होती गई और संपूर्ण टॉवर ऑफ इटर्निटी हिंसक रूप से हिल गया। अनगिनत दर्शकों ने तेज चीखें निकाली। अलेक्स अब क्या कर रहा था यह अज्ञात था, लेकिन गहरे भूरे रंग की हवा के प्रवाह के साथ अनंतकाल का टॉवर धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था और सफेद रोशनी का विशाल विस्तार टॉवर के नंगे स्थान पर घूमने लगा। तुरंत सभी गहरे भूरे वायु प्रवाह ने चारों ओर से अलेक्स की ओर एकत्रित होने के लिए यात्रा करना शुरू कर दिया और उसकी आत्मा में अपना रास्ता बना लिया। बस एक छोटे से क्षण में अलेक्स की आत्मा डाई की तरह एकदम काली हो गई। बुद्धि को नष्ट करो, शक्ति को नष्ट करो। शुद्धिकरण। आतंक की चीखों के बीच अलेक्स की अतुलनीय शक्तिशाली आवाज फैल गई। शुद्धतम आत्मिक शक्ति उन हटाए गए तात्विक उतार चढ़ावों के एक तरफ एकत्रित हो गई और भयानक शक्ति ने हर चीज को अलग कर दिया और इन तात्विक उतार चढ़ावों को शुद्ध ऊर्जा के अलावा किसी और चीज से वंचित कर दिया। जैसे जैसे गहरे भूरे रंग की हवा का प्रवाह तीव्र होता गया, अलेक्स के शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक भूरी काली अनुभूति दिखाई देने लगी और अनंत काल का टॉवर धीरे धीरे शुद्ध सफेद रंग में बदल गया। प्रकाश के मामूली कण से भी दागदार नहीं हुआ। धूल, किसी भी चीज से रहित मौजूदा। तीव्र झटके धीरे धीरे हल्के झटकों में बदल गए। इससे पहले की सारी हलचल रुक गई और सब कुछ शांत होने लगा। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव वाले सफेद प्रकाश बिंदु धीरे धीरे हवा के माध्यम से लयबद्ध रूप से चले गए। करियर ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अनंत काल का टॉवर बदल गया, पवित्रता में शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि एलेक्स के हटने से भावनाएं समेत सारी नकारात्मक चीजें गायब हो गईं। इसके अलावा उसके दिल में एक अजीब संबंध पैदा हो गया, जिसने लॉन्ग हाओ चेन के चित्र और टॉवर ऑफ इटर्निटी के रूप में शाश्वत लोडी के बीच संबंध को मजबूत किया। शुद्धिकरण के बाद टॉवर ऑफ इटर्निटी हमले और बचाव को मिलाकर एक दिव्य उपकरण बन जाएगा। हालांकि मैंने इसकी बहुत सारी शक्ति और बुद्धिमत्ता को हटा दिया है, फिर भी यह सामान्य दिव्य उपकरणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। शाश्वत माधुर्य से अपने संबंध के माध्यम से ये धीरे धीरे आपकी आत्मा में विलीन हो जाएगा, आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह आपके पास तब तक जीवन रहेगा जब तक लॉन्ग हाओ चेन मेरे हॉट ऑफ इटर्निटी का धन्यवाद करेगा। करियर का लुक जटिल था। वास्तव में जब तक लॉन्ग हाओ चेन को दानव देवता सम्राट द्वारा काट नहीं दिया गया, तब तक उसका अलेक्स के साथ कोई लेन देन नहीं था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आखिरकार उसे खुद अलेक्स की शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा विरासत में मिलेगा।
हालांकि अलेक्स की नेक्रोमेंसी अंततः उसे प्रदान नहीं की गई थी। इटर्नल मेलोडी के साथ साथ टॉवर ऑफ इटर्निटी में संग्रहित विशाल मृत्यु ऊर्जा दोनों अलेक्स के सर्वोत्तम साधना उपकरण थे। अपने कुछ हद तक एकाकी जीवन के बारे में सोचते हुए स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में कयर की आंखें नम हो गईं। अलेक्स के सामने घुटने टेकते हुए उसने एक बार फिर पुकारा, मास्टर। अलेक्स खुशी से मुस्कुराया। वह सच्ची खुशी थी, जैसा कि उन्होंने शानदार ढंग से घोषणा की, अगर कोई पुनर्जन्म है तो नहीं, मैं फिर से प्रकाश का पात्र बनना चाहता हूँ। मैं बस सबसे साधारण इंसान बनना चाहता हूँ और एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता हूँ जिसे मैं पूरे दिल से प्यार कर सकूं, शादी कर सकूं, बच्चे पैदा कर सकूं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं। मेरा समय गौरवशाली रहा है, लेकिन भ्रष्ट भी। अगले क्षण से ये सब शून्य हो जाएगा। अलविदा लड़की, अपने प्रिय का ख्याल रखें, आपके शिक्षक आपको शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अचानक अपने हाथ में डेथ गॉड सिकल घुमाया और उस भयानक आत्मा की शक्ति की और विशाल ब्लेड का उपयोग करते हुए असंख्य सफेद रोशनी का निर्माण किया। ये शुद्ध करने वाली शक्ति कयर की 7 डेथ गॉड आर्ट्स की शक्ति से भी अधिक थी। ब्लेड एक सीधी रेखा में कट गया, उसे और नीचे ताबूत को भी काट दिया। प्लॉप। शुद्धि की एक भयानक रोशनी ने अलेक्स के शरीर में बन रही सघन आत्मिक शक्ति को तितर-बितर कर दिया और वह एक अजेय चमकदार प्रतिभा में बदल गई। जैसे ही मृत्यु देवता की दरांती के अंदर कुछ घटित हो रहा हो, बहरा कर देने वाली जिंगल्स बजने लगी। अलेक्स की गर्व भरी आवाज गूंज उठी, तो क्या हुआ मृत्यु के देवता? शुद्ध होने के बीच में ही तो मैंने तुम्हारी सील तोड़ दी है, अब देखता हूं तुम मेरे शिष्य को कैसे हानि पहुंचाओगे। अगर मैं चाहता तो मैं पहले से ही लंबे समय के लिए एक भगवान होता। एक सभी को बनाए रखना, जीवन, सभी सितारों, दुनिया को तोड़ना, मेरे जैसे किसी के बिना। हा 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 हा। उस पवित्रता के तहत सारा अंधेरा और गंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई। शुद्धिकरण की रोशनी और केवल अलेक्स की गौरवपूर्ण आवाज टॉवर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल से गूंजती हुई रह गई। सभी जिंदगियों को समेटे हुए, सभी सितारों को तोड़ते हुए, मेरे जैसे किसी के बिना दुनिया। कितना घमंडी, अभिमानी और अभी भी एक उदास व्यक्ति। पिछले किंड्रेड ऑफ लाइट और मानवता के लिए पिछली आपदा, नेक्रोमेंसर सेंट अलेक्स की मृत्यु हो गई। लेकिन इस दुनिया से रुखसत के बाद आखिर में कोई ऐसा भी था जिसने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। कयर जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा, पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक थीं। वर्तमान कयर पूरी तरह से भूल गया था कि यह गायब होने वाला आदमी भयानक जादूगर स्वामी था जिसने मानवता पर घातक प्रहार किया था। वह केवल इतना जानती थी कि वह पहले ही मर चुका था, एक गौरवान्वित पूर्वज जिसने लॉन्ग हाउचेन के लिए एक दिल का पुनर्निर्माण करके अपने आदमी को बचाने के लिए सब कुछ किया ताकि वे दोनों एक साथ रह सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलेक्स ने अतीत में क्या किया था, अभी अभी कयर को शिकायत महसूस हुई क्योंकि उसकी आत्मा बिखर गई थी। अलेक्स का जीवन कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अपने मूल स्थान पर लौटने के समय वह विशेष रूप से खुश थी। अंत में उसकी मृत्यु पर शोक मनाने के लिए उसके पास एक व्यक्ति था। यह अविश्वसनीय रूप से सरल बात वास्तव में उसकी नज़र में अनमोल थी। शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरे आधे घंटे तक चली। संपूर्ण स्थान धीरे धीरे शांत हो गया क्योंकि अतुलनीय शुद्ध ऊर्जा से बने सुनहरे रंग के धब्बे दूर चले गए। हल्की सी आवाज के साथ डेथ गॉड की सिकल शांति से जमीन पर गिरी, जिससे कयर अपनी भावनाओं से जाग गई। अनजाने में वह आगे बढ़ी और बंदूक उठा ली। न केवल अलेक्स की आत्मा गायब हो गई, बल्कि पहले से वह शुद्ध सोने के रंग का ताबूत भी गायब हो गया, जिसने थोड़ी सी भी आभा नहीं छोड़ी। जब कयर ने डेथ गॉड की दरांती अपने हाथ में पकड़ी तो उसके पूरे शरीर में एक शानदार अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे उसने अपने जीवन में कुछ और हासिल कर लिया है। ये शानदार बदलाव डेथ गॉड सिकल द्वारा लाया जा रहा है। 2XYWZ की दुनिया में 9वें चरण के बाद कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है, लेकिन कई शक्तियों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक बनने से वे दुनिया में शामिल हो जाएंगे और इसे नियंत्रित करने वाले कानूनों द्वारा प्रतिबंधित हो जाएंगे। अपनी स्वतंत्रता खोने के समान, किस लिए वे देवता बनने के लिए मरने तक प्रतीक्षा करेंगे। जिस समय लॉन्ग हाउचेन जीवित हैं, वहां कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो देवता बनने में सक्षम होने के लिए साधना के चरम पर पहुंच रही हो, जैसा कि उल्लेख किया गया है जब वे भ्रामक स्वर्ग में जाते हैं, जो आमतौर पर अंधेरे युग से पहले था। ये कहकर अलेक्स ये साबित करता है कि यह ओपी था। अध्याय 660 सभी जिंदगियों को कायम रखना, सभी सितारों को तोड़ना, मेरे जैसे किसी के बिना दुनिया, भाग 2। वह बहुत निकटता का एहसास था, मानो अनंत काल की यह मीनार उसके शरीर का एक हिस्सा हो। दिव्य उपकरण उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान रहा था।
कयियर ने तुरंत यह सटीक निर्णय लिया क्योंकि वही स्थिति अतीत में एक बार उत्पन्न हुई थी, जब वह पहली बार संसार के खंजर के साथ एकीकृत हुई थी। लेकिन उस समय संसार का खंजर अत्याचारी से परे, कोमलता से बहुत दूर था। एलेक्स वास्तव में जीनियस के बीच जीनियस कहलाने का हकदार था, जिसने अकेले ही मानव महाद्वीप की सभी भयानक शक्तियों के खिलाफ विद्रोह किया। डेथ गॉड के सिकल और कयियर के बीच संबंध का उपयोग करके वह टावर ऑफ इटर्निटी को कयियर को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने में कामयाब रहा। इससे यह अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है कि एलेक्स अपने जीवित दिनों में कितना शक्तिशाली था, शायद दानव देव सम्राट भी उससे नीचे था। एलेक्स के शुद्धिकरण के साथ डेथ गॉड सिकल को एक बड़ा बदलाव मिलता दिख रहा था। इसका पिछला जेट काला मुख्य भाग नीले और बैंगनी रंग की चमक के साथ सफेद रोशनी से घिरा हुआ था, जो इसे कम अत्याचारी, अधिक काल्पनिक और गौरवपूर्ण रूप देता था। डेथ गॉड की दरांती पकड़े हुए कयियर कुछ देर तक चुप और गतिहीन रहा। उसके दिल के अंदर एलेक्स की कहानी और उसकी मृत्यु के समय उसका वह अहंकारी पक्ष गूंज रहा था। मास्टर, कयियर ने ये शब्द बुदबुदाया और अगले ही पल क्रॉस लेग्ड लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा, जो बहुत पहले ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। लॉन्ग हाओचेन की छाती से एक मंद चमकती रोशनी फैल गई, जो धीरे धीरे फैलने से पहले उसके शरीर के हर कोने में फैल गई। साधना अवस्था में उनका पूरा शरीर नहाया हुआ था। जीवन ऊर्जा ने बिना किसी संदेह के उसके पूरे शरीर को स्थिर कर दिया। एलेक्स के हस्तक्षेप ने उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया था। तथाकथित तांत्रिक द्वारा किया गया चमत्कार वाकई देखने में अद्भुत था। तुरंत लॉन्ग हाओचेन के बगल में बैठे बिना कयियर ने अपने विचार बदल दिए और तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी की छठी मंजिल पर लौट आई। इस जगह की मालकिन के रूप में वह अपनी इच्छानुसार टावर ऑफ इटर्निटी के किसी भी हिस्से की यात्रा करने में सक्षम थी। आसपास के परिवर्तनों से आश्चर्य समाप्त नहीं हुआ। आशा की सभी मंद चमक शायद ही प्रतीक्षा जारी रख सकी। सफेद रोशनी शुद्ध ऊर्जा थी, लेकिन यह अनंत काल की मीनार थी। ये ठीक से न जानने के कारण कि उनके सामने क्या था, उन्होंने उसे आत्मसात करने का जोखिम उठाने का साहस नहीं किया। इसके अलावा उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण बात लॉन्ग हाओचेन और कयियर की सुरक्षा थी। अपने जीवन और मृत्यु के बारे में निश्चित हुए बिना वे शांतिपूर्ण हृदय से कैसे खेती कर सकते थे। गिरना। कयियर अचानक प्रकट हुआ, एक आश्चर्य जिसने सभी को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। वांग युवान उसकी ओर दौड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और अन्य लोग आसपास इकट्ठा हो गए। चेन यंग र ने भी कयियर को पकड़ लिया क्योंकि वह बहुत जोर से और फूट फूट कर रो रही थी। कयियर के सीढ़ियों से आकाश में चढ़ने के दृश्य ने उन्हें केवल भावनाओं से परे अत्यधिक आघात पहुंचाया था। वे उसके खून के आसमान तक गिरने के दृश्य को कब नहीं भूलेंगे। खून से भीगी कयियर की लंबी स्कर्ट का तो जिक्र ही नहीं। वांग युवान और चेन यंगर द्वारा समर्थित और अपने साथियों की गर्म चिंतित नजरों को महसूस करते हुए कयियर ने पहले ही अपनी मूल शीतलता खो दी थी और अच्छी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। क्षमा करें, मैंने सभी को चिंतित कर दिया। लिन शिन ने उत्सुकता से पूछा, कप्तान को क्या हुआ? उन सभी ने देखा कि लॉन्ग हाओचेन अब अपनी पीठ पर नहीं था। कयियर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये ठीक है। इन शब्दों ने सभी को कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया, इससे पहले कि तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी की छठी मंजिल पर जश्न मनाया जाने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि जब वे कयियर को लौटते देखेंगे तो लॉन्ग हाओचेन सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा उनके लिए इतना निश्चिंत दिखने का कोई रास्ता नहीं होता। इसके अलावा वह लॉन्ग हाओचेन की लाश को वापस नहीं ला रही थी। फिर भी उसके मुंह से व्यक्तिगत रूप से ये सुनकर कि लॉन्ग हाओचेन पहले से ही निश्चित था, उसकी दबी हुई भावनाएं एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। युवा पीढ़ी के मनुष्यों के इस समूह में सभी गौरवान्वित प्रतिभाएं थीं, लेकिन वे अभी खुशी से चमकते दिख रहे थे। उनके कप्तान को वास्तव में चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित किया गया था, जिससे उनकी आशा की मंद चमक को एक नई आत्मा मिली। उनका नैतिक स्तंभ और सबसे अच्छा भाई वापस आ गया था। कयियर के आंसू उसके नियंत्रण से बाहर बह निकले। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। ऐसे भाई बहनों का होना हाओचेन और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। चेन यंग र के चेहरे पर रोते हुए हंसने का भाव था और उसने जवाब दिया, क्या ये तुम गलत हो? हम सब एक हैं, बस हमें बाहर मत करो। वाह, बहुत बढ़िया, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। सिमा जियान ने लिन शिन की गर्दन को करीब से पकड़ते हुए कय से उत्सुकता से कहा, जल्दी से हमें बताएं कि वह कैसे पुनर्जीवित हुआ। तो वास्तव में किसी को पुनर्जीवित करना संभव है। ये नेक्रोमेंसी सचमुच चमत्कारी है। कयियर निश्चित रूप से लॉन्ग हाओचेन के पुनरुत्थान की प्रगति को अपने साथियों के साथ साझा करना चाहती थी, इसलिए उसने बाद में होने वाले सभी विवरणों को याद किया।
एलेक्स की दुखद मुठभेड़ों को सुनकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी उच्च आत्माओं को शांत किया। इस नेक्रोमेंसर सेंट एलेक्स को जिन अनुभवों से गुजरना पड़ा वे वास्तव में बहुत दुखद थे। अनजाने में ही उनके हृदय में सहानुभूति की भावनाएं जाग उठीं। जैसा कि उसने कहा, कयिर ने एक हल्की आह भरी, मास्टर ने अंततः खुद को छोड़ दिया और पूरी तरह से शुद्ध हो गए, जैसे कि उनके अंदर की सभी बुरी चीजें थीं। चाहे कुछ भी हो, वह सदैव मेरे स्वामी बने रहेंगे। टावर ऑफ इटर्निटी में बची हुई यह शुद्ध ऊर्जा टावर के बुद्धिमान भागों के शुद्धिकरण से आई थी। ये सब शुद्ध ऊर्जा है, इसे ले लो। हम यहाँ अस्थायी रूप से रुकने जा रहे हैं, जब तक कि हम इस सारी ऊर्जा को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में नहीं बदल लेते। एक अति दिव्य उपकरण को कमजोर करने की प्रक्रिया से प्राप्त ऊर्जा से हर किसी की साधना में जबरदस्त प्रगति होनी चाहिए। मोडू में स्टार दानव भगवान पर आश्चर्यजनक हमला वह असफल हो गया था, और इसके अलावा उनके कारण उनका कप्तान लगभग खो गया था। यहाँ आकर उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करने में अनगिनत चुनौतियों का अनुभव किया और अंत में प्रगति का अवसर आया। कयिर ने सफेद रोशनी से चमकता हुआ हाथ लहराया और अगले ही पल पूरा समूह टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल पर फिर से प्रकट हो गया, जो उनका केंद्र था। सारी ऊर्जा यहाँ स्थानांतरित की जा सकती है, और इसके अलावा इस तरह कयिर हर किसी को लॉन्ग हाओचेन के पुनरुत्थान के परिणाम देख सकता है। जब सभी ने लॉन्ग हाओचेन को क्रॉस लेग बैठे और शांति से खेती करते हुए देखा, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन खुशी से चिल्लाए और फूट फूट कर रोने लगे। आशा की मन चमक अंततः पुनर्गठित हुई। उन सभी ने बैठे हुए लॉन्ग हाओचेन को घेर लिया, बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और खेती करना शुरू कर दिया। ध्यान की शुरुआत में ही हर कोई बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सफेद रोशनी के नर्म दिखने वाले कण उनके शरीर में समा गए और तुरंत ही बड़े बदलाव लाए। शुद्ध ऊर्जा उनके शरीर में आत्मसात हो गई, चाहे वह कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा विशेषता क्यों न हो, और बहुत ही कम समय में अवशोषित हो गई। किसी भी अशुद्धता को हटाने की भी आवश्यकता नहीं थी, और इस अवशोषण प्रक्रिया के दौरान समूह की आध्यात्मिक ऊर्जा आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी। कयिर की प्रक्रिया कुछ हद तक भिन्न थी। उसने न केवल टावर ऑफ इटर्निटी से शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित किया, बल्कि इटर्नल मेलोडी के अंदर एलेक्स द्वारा छोड़ी गई मृत्यु ऊर्जा को भी अवशोषित किया। मृत्यु के देवता को शुद्धि का देवता भी कहा जा सकता है। इसकी शक्ति शुद्ध करने वाली आत्माओं से आती थी, और इस दुनिया में ये कहा जा सकता है कि एलेक्स से अधिक शक्तिशाली कोई अन्य भूत नहीं था। खुद को शुद्ध करने के लिए डेथ गॉड के सिकल का उपयोग करने से वास्तव में हथियार विकसित हुआ, लेकिन डेथ गॉड का सिकल कयिर के साथ बंध गया, और इसे आत्मसात करने के बाद कयिर ने खेती शुरू करने के तुरंत बाद उसका समर्थन प्राप्त कर लिया। एक विशाल शुद्धिकरण बल कयिर की ओर दौड़ा, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और मृत्यु ऊर्जा को अनंत मेलोडी के साथ साथ टावर ऑफ इटर्निटी से शुद्ध ऊर्जा में अवशोषित कर लिया। महज एक सेकंड में कयिर की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 7वें चरण के शिखर पर पहुंच गई। कयिर का अनुभव पहले से ही पूरा था, और उसका संचय काफी समय पहले से पर्याप्त था। उसे अपनी छाती, माथे और पेट पर गुहाओं के पूरी तरह से समाप्त होने के बाद उसकी बाहों और जांघों पर एक आत्मा गुहा के प्रकट होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चला गया, भर गया, जिससे उनकी आध्यात्मिक गुहाएं सीधे 7 तक बढ़ गईं। जिस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को उसने अभी तक अवशोषित नहीं किया था, वह आश्चर्यजनक गति से अंदर चली गई, जिससे उसकी 2 नई आध्यात्मिक गुहाएं भर गईं। उस क्षण के बाद कयिर औपचारिक रूप से 8वें चरण पर पहुंच गया। हालांकि दूसरों की प्रगति की गति कयिर जितनी तेज नहीं थी, लेकिन यह सामान्य परिस्थितियों की गति की तुलना में काफी आश्चर्यजनक थी। हर बार जब आध्यात्मिक ऊर्जा का संचालन किया गया तो यह अपने आप ऊपर उठ गई। इससे वे सचमुच बहुत भावुक हो गए। वे सभी जानते थे कि इसे जीवन में एक बार मिलने वाला मौका कहा जा सकता है, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसमें अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। विशेष रूप से डुआन यी और यांग वेंझाओ, जो आशा की मन चमक से उन्हें विभाजित करने वाले अंतराल से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और वे अपना सब कुछ लेकर खेत में चले गए। एक क्षण में अनंत काल का टावर पूरी तरह से शांत हो गया। बस इस शांति के कारण हर किसी ने पूरी तरह से खेती पर ध्यान केंद्रित किया, और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लॉन्ग हाओचेन में क्या शानदार बदलाव हुए। अनंत काल के हृदय ने लॉन्ग हाओचेन के हृदय की जगह लेते हुए उसके शरीर में प्रवेश किया, और प्रकाश का एक विशाल सार धीरे से उसके हृदय में प्रवेश कर गया और एक पुनर्मिलन प्रक्रिया से गुजरा। जब लॉन्ग हाओचेन का दिल दानव देवता सम्राट द्वारा कुचल दिया गया था, तो उसकी छाती में केंद्रीय आत्मा गुहा वास्तव में टुकड़े टुकड़े हो गई थी। अभी भले ही वह जीवन में वापस आ जाए, उसकी पूरी खेती बता सकती है कि उसे रीसेट की जरूरत है। अनंत काल का हृदय डाले जाने के बाद ये तुरंत अन्य सभी आत्मा गुहाओं के बीच एक जंक्शन बिंदु बन गया।
विशाल प्रकाश सार बहुत तेजी से फैल गया और अन्य गुहाओं से जुड़ गया, और जब वे सभी जुड़े हुए थे तो प्रकाश सार लॉन्ग हाओचेन के शरीर के माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित हुआ, जिससे उसकी मूल साधना बहाल हो गई। पुनर्प्राप्ति की यह प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हुई, और जब तक कयर ने जो कुछ उन्होंने अनुभव किया था उसका वर्णन किया, तब तक ये खत्म हो चुका था। जब लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा 8वें चरण के स्तर पर वापस आई, तो उसके शरीर में एक भयानक परिवर्तन होने लगा।